ओम शांति। कल जो ओपनिंग सेशन था उसमें मैंने कुछ अपने विचार आपके सामने स्पष्ट किए थे। जो साइंटिस्ट एंड टेक्नोलॉजिस्ट हैं उनकी अपनी एक क्रेडिबिलिटी है और जो कुछ वो कहते हैं चूंकि उसको मैथमेटिक्स से और एक्सपेरिमेंट्स से प्रूव कर सकते हैं और उसको रिपीट कर सकते हैं एक्सपेरिमेंटली सर्टन लेबोरेटरी कंडीशंस में, कंट्रोल्ड कंडीशंस में उसको रिपीट कर सकते हैं। इस वजह से जो कुछ वो कहते हैं लोग उस पर ज्यादा विश्वास करते हैं। तो जो बाबा कहते हैं कि पाश्चात्य देशों से, वेस्टर्न कंट्रीज से आवाज निकलेगी, प्रत्यक्षता होगी और रावण या कुंभकर्ण भारत का जागेगा, तो वो शायद इस वजह से कि जो वेस्टर्न साइंटिस्ट हैं वो ये कहने लगेंगे कि ये जो बात कह रहे हैं ये बिल्कुल ठीक है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अभी बहुत बड़ा गैप है, बहुत गैप है। तो मेरे ख्याल में कभी जो प्योर साइंटिस्ट हैं वो कभी मीटिंग अगर करें तो इस बात पर विचार करें, व्हाट आर द प्रेजेंट डे गैप्स बिटवीन स्पिरिचुअलिटी एंड साइंस। Say for example about time and space. What is the latest concept of the scientists about time and also about space? And what we have to say about time and space? तो जब तक हमारा जो सारा ये कॉन्सेप्ट है गॉड का, सोल का, कर्मों की थ्योरी का, रीइंकार्नेशन का, 84 जन्मों का, अगर ये कल 5000 वर्ष का ही नहीं है तो 84 जन्मों की बात खत्म हो गई। अगर जन्म 84 नहीं है और कल 5000 वर्ष का ही नहीं है तो सतयुग आने वाला ही नहीं है, और अगर सतयुग आने वाला ही नहीं है तो पैराडाइज आने वाला ही नहीं है, तो फिर आप पुरुषार्थ किसके लिए कर रहे हैं? तो ये सारी बातें समाप्त हो जाती हैं अगर हमारा टाइम का कॉन्सेप्ट ठीक उनकी बुद्धि में ना बैठे। फिर उसमें सबसे बड़ी एक डिफिकल्टी ये है कि जो लाइट की स्पीड है, जिसको वो आइंस्टाइन ने भी और दूसरे भी जो साइंटिस्ट हैं जो हाईएस्ट स्पीड मानकर और उसको एक मेजरमेंट का एक बेसिस समझते हैं जो लाइट की स्पीड को लेकर, मेरा ऐसा मंतव्य है कि लाइट की स्पीड ही गलत है। अगर वो ये कहेंगे कि बिलियंस ऑफ इयर्स या मिलियंस ऑफ इयर्स लाइट को लगते हैं एक पर्टिकुलर गैलेक्सी से यहाँ आने में, तो आपका जो 5000 वर्ष के कल्प का कंसेप्ट है वो कैसे साबित होगा? तो ये लाइट की स्पीड ही गलत है। उसके विषय में मेरे पास भी कुछ कहने को है, मैं कोशिश करूंगा 1-2 आर्टिकल्स में उसको लिखूं, लेकिन अधिक विस्तार से तो जो साइंटिस्ट हैं, आप में से जो बहन भाई इस विषय के विशेषज्ञ हैं, वो इस बात को स्पष्ट कर सकेंगे। इसी तरह से आप ये देखिए कि ये जो यूनिवर्स है ये एक्सपेंड कर रही है, गैलेक्सीज रिसीड कर रहे हैं, या ये स्टैटिक यूनिवर्स है। अगर ये रिसीड कर रहे हैं और फिर वापस लौट के आएंगे तो बिग बैंग थ्योरी, जिसके आधार पर वो ओरिजिन ऑफ द कॉस्मोस, ओरिजिन ऑफ द वर्ल्ड वो एक्सप्लेन करते हैं, और हम कहते हैं कि नहीं, श्री लक्ष्मी और श्री नारायण का राज था 5000 वर्ष पहले और ये रिपीट होगा। तो हमारे ज्ञान का आधार और उनकी जो मान्यता है, देयर कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम एंड स्पेस एंड आवर कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम एंड स्पेस, which we explain by means of the charts we call Kalpatri and the world wheel. So they do not tally, there is a lot of difference. तो ऐसी जो चीजें हैं वो हमें बेसिकली एक्सप्लेन करनी चाहिए, क्योंकि अभी हमारी सर्विस की रूपरेखा ऐसी हो गई है कि बहुत से जो इंटेलिजेंशिया क्लास है, इलीट क्लास है, वो हमारे सेंटर्स पर आते हैं, तो हमारे यहाँ की और बातों को अप्रिशिएट करते हैं कि हमारे यहाँ सफाई है, स्नेह है, सेवा भाव है, डेडिकेशन है, निर्विकार जीवन है, मॉरली हमारा स्टेचर बहुत अच्छा है, इत्यादि इत्यादि बहुत बातों को अप्रिशिएट करते हैं कि ये एक बहुत ही सिंसियर और डिवोटेड सिस्टर्स एंड ब्रदर्स का इंस्टीट्यूशन है जिससे देश का बहुत भला हो सके।
लेकिन जो हमारे सिद्धांत हैं, जो हमारा आइडियोलॉजिकल, कंसेप्चुअल, फिलोसॉफिकल, साइंटिफिक और बाय वट एवर अदर नेम यू मे लाइक टू कॉल इट, वो जो पहलू है वो कहते हैं कि छोड़िए इससे क्या रखा है। और बाबा का कहना यह है कि ज्ञान ही मुख्य आधार है, उसके बिना पूरा परिवर्तन होगा नहीं। तो वो हम कैसे उसको ठीक करें। और फिर उसके भी दो पहलू हैं। एक तो हमारे यहाँ कुछ ऐसे स्तर के लोग भाई बहन होंगे जो वैज्ञानिकों को एक्सप्लेन कर सकेंगे, और दूसरे कुछ ऐसे होंगे जो ट्रेन कर दें अपने भाई बहनों को, जो इंग्लिश नोइंग सिस्टर्स एंड ब्रदर्स हैं, जिनको कुछ बेसिक एजुकेशन अच्छी है, ऐसे स्कूलों और कॉलेजों में पढ़े हैं वो, और बैकग्राउंड उनका कुछ एकेडमिक अच्छा है, उनको हम समझा दें ताकि अगर सेंटर्स पर कोई साइंटिस्ट आते हैं तो उनको कुछ बातें कुछ हद तक तो बता सकें, अधिक के लिए वो रेफर कर सकें, चाहे हमारे यहाँ छपा हुआ लिटरेचर हो, चाहे कुछ इस बात के विशेषज्ञ हो। तो जो अब एकेडमी बनी है, मेरे ख्याल में उसमें ट्रेनिंग क्लासेस होने की जरूरत है, ताकि जो हमारे सेंटर्स पर ऐसे टीचर्स हैं जो ग्रेजुएट, कम से कम ग्रेजुएट लेवल के हैं या पोस्ट ग्रेजुएट लेवल के हैं, उनको ये जो कुछ बातें हैं ज्ञान की, जो साइंस के आधार से हम उनको थोड़ा सा स्पष्ट कर सकें। उदाहरण के तौर से हम जब 5000 वर्ष की हिस्ट्री बताते हैं तो वो लोग कार्बन डेटिंग मेथड या रेडियो एक्टिव जितने भी मेथड हैं के आधार पर वो ये स्पष्ट करते हैं कि हमें जो पुरानी चीजें मिलती हैं उनकी एज तो लाखों वर्ष है। हालांकि वो साइंटिस्ट फिर से उसको री एग्जामिन कर रहे हैं, और अब मालूम नहीं कि आपको इस बात का पता है या नहीं कि बहुत सारे सैंपल्स जिनकी एज को फिर से रीअसेस किया गया है, कोई 2, 4, 5, 10, 20, 50, 100, 200, 400 नहीं, इन थाउजेंड्स जो सैंपल्स हैं उनको रीअसेस करने से जो पहले उनकी एज कार्बन डेटिंग मेथड या दूसरे मेथड से बताई गई थी, पोटेशियम आर्गन मेथड या जो दूसरे रेडियो एक्टिव मटेरियल हैं, उनके आधार पर जो एज बताई गई थी वो गलत पाई गई, और उसमें डिफरेंस कोई 10, 20, 50, 100, 200 वर्ष का नहीं निकला, हजारों वर्ष का निकला। मान लीजिए किसी सैंपल का जो किया गया उसके लिए कहा गया कि ये 1 लाख वर्ष पुराना है, तो अब उसके लिए कहा गया कि नहीं साहब ये कोई 4000 वर्ष या 3000 वर्ष पुराना है। कितना ज्यादा ह्यूज डिफरेंस है। अब ये पीरियडिकल्स में थोड़ा बहुत छप के खत्म हो जाता है, अभी स्कूल और कॉलेज की बुक्स में नहीं आया है। हिस्ट्री की बुक्स पहले जैसी थी वैसी ही चली आ रही हैं, और लोग यही समझते हैं कि वो हिस्टोरियंस और साइंटिस्ट जिन्होंने उन सैंपल्स को मिलके वो एसेस किया है उनकी एज को, वो गलत थोड़ी हो सकती। तो हमारे बारे में वो ये इंप्रेशन लेते हैं कि हमें चूंकि इन चीजों का पता नहीं है, इसलिए हम शायद जो बता रहे हैं किसी के बताने के आधार पर बता रहे हैं, वरना हम इससे अपरिचित हैं। वी डोंट नो एनीथिंग अबाउट इट। तो अगर कोई, हम अपने जो टीचर्स हैं क्लासेस कराते हैं जो ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट लेवल के हैं, अगर हम उनको बता दें कि कार्बन डेटिंग मेथड क्या है, इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट। कार्बन डेटिंग मेथड कोई डिफिकल्ट नहीं है, ना उसका एपरेटस कोई बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। तो अगर वो थोड़ा सा हमारे यहाँ रखा हो और जब ग्रुप्स आते हैं हम उनको समझा दें कि किस तरह से ये होता है, और एपरेटस अगर ना रखा हो उसका फिगर ही बना के हम बता दें, तो मैं समझता हूं कि व्यक्ति समझ सकता है कि ये कितना कोई ज्यादा कठिन चीज नहीं है। और इसके जो बेसिक एजम्पशंस हैं वो क्या हैं। अगर वो बेसिक एजम्पशंस ही एक लेमैन भी कह दे कि वो गलत हैं, हम ऐसी चीज किसी को समझा दें ठीक तरह से, तो ये बात रिफ्यूट हो जाती है कहने में। ऐसे ही बहुत सारी बातें हैं। अब परमधाम नाम की कोई जगह है जहां पर से हम आत्माएं आई हैं, सोल वर्ल्ड जिसे हम कहते हैं। तो परम धाम के बारे में कई चीजें ऐसी हैं जिनको हम प्रूव नहीं कर सकते। अब परम धाम को आप प्रूव कैसे करेंगे? किसी को ये तो नहीं कहेंगे चलो हमारे साथ हम तुम्हें दिखाते हैं परम धाम कौन सा है। वो तो फिर दोनों ही जाएंगे, फिर लौट के तो आएंगे नहीं, दोनों ही वहां रह जाएंगे। तो कैसे बताएंगे उसको? यू कांट प्रूव इट बाय दैट मेथड। तो कैसे उसको बताएंगे इंटेलेक्चुअली? जो साइंस के प्रिंसिपल्स हैं, अगर आपके पास कोई पॉजिटिव प्रूफ नहीं है, उनकी अपनी जो मान्यताएं हैं, उनके अपने जो कॉन्सेप्ट्स हैं, फॉर्मुलेशंस हैं,
उनमें अगर आप बता दें कि फ्लॉ क्या है, वो खुद ही एक्सेप्टेबल नहीं है जिस बेसिस पर वो बता रहे हैं, तो भी एक थोड़ा सा लगता है कि हाँ साहब, हम भी तो ठीक नहीं कह सकते, जो बात हम माने हुए हैं वो भी रॉन्ग है। इतना ही अगर हम कर दें तो भी मैं समझता हूँ कि थोड़ी क्रेडिबिलिटी तो हमारी हो जाती है कि वी आर नॉलेजेबल पीपल एंड वी नो that your own concepts are based on certain assumptions which are unproved, which are not valid, which cannot be sustained, which cannot be proved. They are mere hypothetical assumptions which are basically wrong. We can point out the flaw in those assumptions. वो अगर आप साबित कर देते हैं तो भी मैं समझता हूँ कि काफी वो हो जाता है। तो मैं ये समझता हूँ कि अपने ज्ञान की जो बहुत सारी बातें हैं, जैसे आत्मा ज्योति बिंदु है, ज्योति और बिंदु, बिंदु इनफिनिटेसिमल का कॉन्सेप्ट क्या है और ज्योति क्या चीज है, अगर इसके बारे में हम थोड़ा पैरेलल बिटवीन साइंस एंड रिलीजन जैसे आजकल बताते हैं, उस लाइट और इस लाइट को लेकर और उस इनफिनिटेसिमल पॉइंट और इस इनफिनिटेसिमल पॉइंट को लेकर और इस बिंदु में कैसे 84 जन्म का वो पार्ट भरा हुआ हो सकता है। आजकल के जब मॉडर्न डिवाइसेस हमारे पास ऐसे हैं जिसमें कि इतनी इंफॉर्मेशन एक छोटी सी चीज में स्टोर हो सकती है, एक माइक्रोचिप में, अगर हम उस ढंग से लोगों को एक्सप्लेन करने लगते हैं जैसे ज्ञान को अभी मैनेजमेंट, सेल्फ मैनेजमेंट के कोर्स की तरह से दिया जाने लगा है उनके फायदे के लिए, ऐसे ही आत्मा एटर्नल, एटर्नल किसको कहा जाता है, इमॉर्टल किसको कहा जाता है। ऑलरेडी साइंस में जो मैटर है वो इंडेस्ट्रक्टिबल है, इसको मानकर वो चलते हैं, या हो सकता है कि लेटेस्ट विचार कुछ और हो, लेकिन अल्टीमेटली इसी बात पर लौट के सब आते हैं। पहले ये था कि मैटर क्रिएट नहीं होता, अब वो कहते हैं कि नहीं, मैटर कॉन्स्टेंटली क्रिएट होता रहता है, लेकिन उसके बारे में भी काफी कंट्रोवर्सी है। अगर क्रिएट भी होता रहता है, कुछ एक का ये ख्याल है कि कैसे क्रिएट होता रहता है, कुछ एक का ये ख्याल है कि समथिंग कम्स आउट ऑफ नथिंग, ऐसा भी मानने वाले लोग हैं। तो हम जो मानते हैं कि सोल जो है इंडेस्ट्रक्टिबल है और एटर्नल है, थोड़ा सा उसका कंपैरिजन और कंट्रास्ट करके अगर हम समझा सकें, समझा दें, तो मेरे ख्याल में साइंटिस्ट के लिए भी, जिसको बाबा हमने देखा कई दफा जब आत्मा की बात कहते थे तो ऐसे करके बच्चे, इतनी छोटी सी आत्मा, और बाबा के चेहरे पर जो चिन्ह आते थे और जिस ढंग से बाबा कहते थे, वंडर है, इट इज द वंडर ऑफ द वर्ल्ड, कि इतनी छोटी सी आत्मा में मिनट मिनट, सेकंड सेकंड, स्प्लिट सेकंड का 84 जन्मों का पार्ट भरा हुआ है। कितनी वंडरफुल बात है, ये विद्वानों को और वैज्ञानिकों को नहीं मालूम, तो ये उनको नहीं मालूम। और ये जो अभी हमारे जो एकेडमी है, अगर ये नए कॉन्सेप्ट फॉर ए न्यू वर्ल्ड, बाबा का कहना यह है, दिस इज न्यू नॉलेज फॉर द न्यू वर्ल्ड। अगर आपकी नॉलेज ठीक है तो उसका सबसे बड़ा प्रूफ ये होना चाहिए कि समाज सुखी होना चाहिए। आपकी नॉलेज से रिजल्ट क्या है? नॉलेज से एनलाइटनमेंट होती है, एनलाइटनमेंट से विजडम होती है, विजडम से मनुष्य का जीवन सुखी होता है। वरना फर्क क्या हुआ? तो ये पुरानी नॉलेज जो है, ओल्ड नॉलेज, उससे तो ओल्ड दुनिया, बाबा कहते हैं, और भी पुरानी हो गई, खराब हो गई। ये न्यू, आपको सारा ये नहीं चेंज करना, कुछ स्ट्रक्चर सिर्फ चेंज नहीं करने, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर चेंज नहीं करने। द वर्ल्ड, द सिविलाइजेशन, द सोसाइटी कैन नॉट बी जस्ट चेंज बाई जस्ट bringing a few changes here and there in what has already been said. अभी तक तो साइंस में ये होता आया है कि कुछ कॉन्सेप्ट्स में इम्प्रूवमेंट होती आई है, लिटिल बिट। एक कोई आया, उसने उसको थोड़ा सा उसका फ्लॉ प्रूव करके दूसरा उसको और इम्प्रूव कर दिया। नाउ ऑल दीज कॉन्सेप्ट्स हैव टू बी ऑल टुगेदर न्यू, व्हिच वर नॉट देयर बिफोर, देन ओनली ए न्यू वर्ल्ड ऑर्डर कैन कम इनटू बीइंग। तो वो नया ज्ञान क्या है? इसलिए ही तो शिव बाबा को आना पड़ता है। अगर मनुष्य उस ज्ञान को दे सकते होते तो फिर बात ही क्या थी। तो ये जो नया ज्ञान है नई सृष्टि के लिए, इसको हम साइंटिफिक तरीके से बताएं, ये हमारा कहने का बात था। उस आत्मा की बात को लेकर, परमात्मा की बात को लेकर। अब गॉड का, जैसे मैंने कल लैपलेस जो मैथमेटिशियन भी था, फिजिसिस्ट भी था, मेनली तो मैथमेटिशियन था, और उसका कहना ये था कि ये गॉड तो पिक्चर में ही नहीं आता, सारा एक्सप्लेनेशन हमारे ये मैथमेटिकल फार्मूला से ही क्लियर हो सकता है कि दुनिया कैसे चल रही है। अब उसमें परमात्मा का कॉन्सेप्ट कैसे आता है? अगर हम वो बताएं सब कॉन्सेप्ट्स को मिलाकर,
कि जो ह्यूमन बीइंग्स हैं और ये जो सारा वर्ल्ड है, इसमें जो टोटल चेंज है, चाहे वो एंट्रोपी के लॉ को भी हम साथ में लें, और जो समाज में एंट्रोपी होती है उसके इकोनॉमिक्स में, उसके पॉलिटिक्स में, उसकी मोरालिटी और एथिक्स में, एथॉस में, और टोटल सिविलाइजेशन में कैसे वो एंट्रोपी वहां भी होती है, अगर हम उसका पैरेलल करके बताएं, वो कौन ठीक करेगा? सो समवन हैज टू come and do some intervention in the course of history to take it back to from where we started. कल युग से फिर सतयुग तक जब तक कोई ले जाने वाला ना हो, this deterioration will go on. Who is there who knows everything and why the deterioration has taken place? Who knows the basic causes, the basic reasons for it, and then can take the world back to golden age. तो अगर हम उस बात को उस ढंग से स्पष्ट करें जो कि आज तक परमात्मा के जरूरत के बारे में किसी ने नहीं कहा। आपको मालूम होगा कुछ फिलासफर्स जो थोड़े बहुत साइंटिस्ट भी अपने जमाने में थे, वो ये कहते रहे कि गॉड इज द फर्स्ट मूवर, अपने फिजिक्स के लॉज को लेकर कि भाई जो चीज स्टैंड स्टिल हो वो जब तक कोई, अनलेस देयर इज एन एक्सटर्नल फोर्स व्हिच मूव समथिंग, द थिंग रिमेन स्टैटिक, जिसको हम क्या कहते हैं, जो इनर्शिया। भाई मैटर की क्या प्रॉपर्टीज हैं, जब पहले पहले हम साइंस हमें इंट्रोड्यूस की जाती है, फिजिक्स वगैरह, तो यही कहा जाता है लॉ ऑफ इनर्शिया। भाई मैटर इलास्टिक है, मैटर इनर्ट है, मैटर का वेट होता है, मैटर ऑक्यूपाई स्पेस, ये सब चीजें बताई जाती है। उसमें इनर्शिया का भी बताया जाता है, व्हिच मीन्स ए थिंग लाइज continuously in that state of inertia unless and until there is something which moves. अब उसका लेकर उन्होंने, लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया, God is the primal mover, the first mover, जिससे बाद में ये सारी सृष्टि की मूवमेंट्स शुरू हुई। वरना मैटर जो अगर सिर्फ मानोगे, मैटर तो इनर्ट है, ये सब चीज जो गति में आई हुई है इसका नाम ही जगत है। जगत और संसार शब्द जो हिंदी और संस्कृत के शब्द हैं, जगत का मतलब ही यह है कि जिसमें गति हो, और संसार का मतलब ही यह है कि जिसमें परिवर्तन हो। तो जिसमें परिवर्तन हो और गति हो, अगर ये मैटर है, ये इनर्ट है, और अगर कोई गति वाली चीज ही ना हो तो इसमें ये गति में आई कैसे? तो इसलिए उनका कहने का भाव ये है कि गॉड इज द प्राइम मूवर, अनलेस एंड अनटिल यू ब्रिंग इन गॉड देयर कैन नॉट बी मूवमेंट इन दिस वर्ल्ड। ये तो एक पत्थर की तरह से पड़ा रहेगा। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, सेकंड लॉ ऑफ मोशन जैसे हम पढ़ते हैं। तो अब वो जो गॉड के बारे में चीजें बताते रहे हैं, उसके लिए बहुत डिस्कशंस, डिबेट्स होती रही हैं। गॉड इज द प्राइम मूवर। अच्छा, आप कहते हैं गॉड ने इस दुनिया को हिलाया, हु मूव द गॉड? यू सी, आफ्टर ऑल somebody must have moved the god, whether it was the idea who moved the god or there was another mover who moved the god, and if there was another mover, who moved that mover? You see, तो जिसको कहते हैं भाई इसका तो कोई जवाब नहीं, अंडा पहले या मुर्गी पहले, दोनों में से कौन से पहले? अच्छा भाई छोड़ो इस झगड़े को, दोनों ही एक ही टाइम के। तो ये इस तरह की बातें हैं। हम जो आप परमात्मा के बारे में बता सकते हैं वो पहले इस तरह के एक्सप्लेनेशन थे ही नहीं। तो ये कल्प ट्री है, ये वर्ल्ड व्हील है, ये टाइम और स्पेस का कॉन्सेप्ट है, ऐसे ही कर्म का कॉन्सेप्ट है, संस्कार क्या है, ये भी एक बहुत बड़ा विषय है। अगर इन सब चीजों को हम साइंटिफिकली एक्सप्लेन करें तो मैं समझता हूँ हमारे जो साइंस विंग के, टेक्नोलॉजी विंग के बहन भाई हैं, उनका ये बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होगा, बहुत बड़ा ट्रेमेंडस कंट्रीब्यूशन होगा, और ये बहुत जबरदस्त, बड़ी तेज रफ्तारी से इसकी प्रत्यक्षता होगी। अगर हम दो चार बातें ही बिल्कुल फंडामेंटली चेंज बता दें, क्योंकि सारे कॉन्सेप्ट कनेक्टेड हैं एक दूसरे से। अगर आप दो तीन बेसिक कॉन्सेप्ट चेंज कर देंगे, द होल थ्योरीज विल फॉल टू द ग्राउंड। वो सारे ही चेंज करने पड़ेंगे आपको, क्योंकि एक दूसरे पर टिके हुए हैं। वन थिंग इज कनेक्टेड विद द अदर। तो मैं ये समझता हूं कि इस पर थोड़ा माइंड अप्लाई करने की जरूरत है। अभी हमारे जो प्राचीन ग्रंथ हैं उसमें भी दो तरह की प्रकृति बताई गई है, परा प्रकृति और अपरा प्रकृति। एक अपरा प्रकृति जो परे नहीं है, यहाँ जिस पर जो हमारे आसपास है, ये तो है जो अपरा प्रकृति है, विच इज नियर अस, जिसमें हम घिरे हुए हैं। और एक परा प्रकृति है जिसको हम कहते हैं भाई जो सोल वर्ल्ड है, वो उसमें ब्रह्म तत्व जो है वो भी प्रकृति है। ये जो अव्यक्त धाम है उसमें जो लाइट है वो भी एक प्रकृति है।
वो कोई स्पिरिचुअल लाइट नहीं है। स्पिरिचुअल लाइट तो आत्मा और परमात्मा है, लेकिन वो जो सेल्फ ल्यूमिनस एलिमेंट है वो परा प्रकृति है, दिव्य प्रकृति या परा प्रकृति, डिवाइन लाइट जिसको कहा जाता है, बट दैट इज मटेरियल लाइट। तो उस जमाने में जब लोग इस तरह के एक्सपेरिमेंट्स नहीं कर सकते थे, तो भी उन्होंने जिस प्रकार का जैसा भी योग वो जानते थे और जीवन में जो भी उनके पवित्रता थी, उनको ऐसी टचिंग्स हुई कि यही सिर्फ प्रकृति नहीं है, सूक्ष्म प्रकृति कुछ और है, जिसको उन्होंने परा प्रकृति कहा। तो अभी अगर हम अभी बोसान की बात है मिसाल के तौर पर, आइंस्टाइन बोसान कंडेंसेशन जिसको कहते हैं कि भाई वो उस लेवल पर कि बिल्कुल ही सब एटॉमिक लेवल पर एक और किस्म का मैटर है, पार्टिकल्स हैं, जो बोस ने अपना ही इंडिया का जो है एक साइंटिस्ट था बंगाल का, तो उसने और फिर आइंस्टाइन ने भी उसको कंफर्म किया और अभी फिर से उसके बारे में कंफर्मेशंस लोग कर रहे हैं कि बोसान्स होते हैं। तो देखिए उस जमाने में जबकि ये इस तरह के एक्सपेरिमेंट्स भी नहीं हो सकते थे, तो ये कहा गया कि परा प्रकृति है। अब अगर हम लोगों को ये अपने सोल वर्ल्ड में जो ब्रह्म तत्व नाम है, जिसको लोग अहम ब्रह्मस्मि कहते चले आ रहे हैं, अगर यही एक बात स्पष्ट कर दें कि वो ब्रह्म कोई परमात्मा नहीं है, न कोई आत्मा है, बाबा कहते हैं वो तो घर है आत्मा और परमात्मा का, जहां से हम आए हैं, हम ब्रह्म नहीं है, ब्रह्म हमारा धाम है, वो एक लाइट है, वो भी एक मटेरियल चीज है। ये बात अगर हम माइंड अप्लाई करके स्पष्ट कर दें लोगों को, तो एक तरफ तो रिलीजन वाले समझेंगे कि जो अभी तक भी आप विदेशों में अगर जाएं, तो इंडिया की जो मेजर फिलॉसफी है वो मॉनिज्म, वेदांत, अद्वैतवाद वेदांत जो शंकराचार्य का है, वैसे तो रामानुजाचार्य का भी है, वल्लभ का भी है, माधव का भी है, औरों के भी हैं, लेकिन जो शंकराचार्य का जो मॉनिज्म है, अनक्वालिफाइड मॉनिज्म, प्योर एंड सिंपल मॉनिज्म, कि भाई ये सब एक ही है, जिसके लिए कल भी मैंने थोड़ा बताया, तो वो अगर हम स्पष्ट कर देते हैं तो ये अपने ज्ञान की भी एक सर्विस है। ये जो मैंने बताया कि अभी तक लोग समझते हैं कि इंडिया वाले जो हैं वो मॉनिज्म को ही मानते हैं, उनका भी ये एक क्लैरिफिकेशन हो जाएगा कि ऐसा नहीं है। तीन चीजें अनादि और अविनाशी हैं, आत्मा, परमात्मा और प्रकृति, और अगर वो तभी पूरी तरह से स्पष्ट होगा जब हम ये बता दें कि ये प्रकृति लाइट एक अलग चीज है। जो अभी तक वो फंडामेंटल फिजिक्स में, साइंस में एक्सपेरिमेंट्स करके कोशिश कर रहे हैं कि एक्सेलरेटर बनाकर और दूसरे तरह के एटम को स्मैश करके और सब एटॉमिक पार्टिकल्स की खोज करके कि कुछ और पार्टिकल्स नए नए रोज हम पढ़ते हैं कि ये पार्टिकल भी है, मैटर भी है, तो एंटी मैटर भी है, वगैरह वगैरह। तो ये अगर उनको मालूम हो कि अध्यात्म के आधार पर, जैसे आपको मालूम हो कि जिन दिनों में ये अमेरिकन जाके चांद पर उतरे थे, तो बाबा ने कहा था कि आप प्रेस वालों को एक स्टेटमेंट दो कि हम योग कर, उसके अभी ये अनाउंस हुआ था 10 साल पहले कि 10 years आफ्टर दिस डेट अमेरिका विल लैंड इट्स एस्ट्रोनॉट्स ऑन मून। ये अभी उन्होंने शुरू किया था। तो बाबा ने कहा था कि आप अखबार में एक स्टेटमेंट दो, यू नीड नॉट स्पेंड चिल्ड्रन, यू नीड नॉट स्पेंड सो मच मनी ऑन ट्राइंग टू फाइंड आउट वेदर देयर इज एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ। चांद पर भी कोई आदमी रहते हैं कि नहीं, क्योंकि वहां की रेत को देखकर लोग समझते थे कोई नदी बह रही है या और कुछ चीज, जो वहां के लिविंग कंडीशंस मनुष्य के लिए होंगे या जीव जंतुओं के लिए नहीं होंगे। तो उसके आधार पर जो उनको फोटोग्राफ मिलते थे, उसके आधार से वो समझते थे कि वो लिविंग कंडीशंस होंगी, कोई ना कोई लिविंग बीइंग्स वहां होंगे, इंसान चाहे ना हो, ऐसा वो मानते थे। तो बाबा ने कहा कि उनको ये बताओ कि योग इज द अल्टीमेट, एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट योग वी टेल यू डोंट वेस्ट ऑल दिस मनी, द वर्ल्ड इज सो पुअर, there are many people who don't have even pure water to drink, there are many people who don't have 2 ends meals, there are many people who can't give medicines to their patients, and you are spending billions of dollars on this project. You did not, because we tell you with certainty, with surety, we have already seen it with the third eye that there is no living being on the moon. तो हमने स्टेटमेंट दी थी, लेकिन हम कोई पीएचडी तो है नहीं, और कोई हेड ऑफ द डिपार्टमेंट तो है नहीं, और कोई एस्ट्रोनॉट भी है नहीं, हमारे पास कोई ऐसी एस्ट्रोनॉमिकल लेबोरेटरी भी है नहीं जिसके आधार पर वो कहते हैं हाँ जी इनके पास इतनी पावरफुल टेलीस्कोप है, इन्होंने देख लिया होगा जरूर। अब मैं उनको कहूँ यहाँ मेरी तीसरी नेत्र है, कहेंगे कहाँ है भाई, हमें तो तीसरा नेत्र दिखाई नहीं देता तुम्हारा, तो क्या क्या वो समझेंगे।
You are the scientist, qualified scientist, holding some degrees. You carry credibility. आप अगर उस बात को साइंटिफिकली एक्सप्लेन करें तो देन आई थिंक इट कैरी सम वेट कि भाई कैसे हम कोई बात कहते हैं. तो ये हमारे कहने का भाव था कि इन चीजों को हम थोड़ा अंडरस्टैंड करके अपने भाई बहनों को उनको ट्रेनिंग दें ताकि हमारे सर्विस में भी कोई नया मोड़ आए. और जो इंटेलेक्चुअल्स हैं, बहुत लोगों का कहना यह है कि कोई भी सिविलाइजेशन जब एस्टेब्लिश होती है, कोई भी आइडिया जब जाता है, इट ट्रिकल्स फ्रॉम हाई टू द लो. जो इंटेलेक्चुअल लोग हैं वहां से ये पर्कुलेशन इसकी होती है. जब वो समझ लेते हैं तो आम लोगों में वो मान्यता चली जाती है. ऐसा नहीं है कि आम लोग जिसको मानने लगते हैं फिर उसको इंटेलेक्चुअल मानते हैं, बल्कि आमतौर से ये होता है कि जो इंटेलेक्चुअल थॉट्स हैं, जो आइडियोलॉजी है, जो फिलोसफिकल रिफ्लेक्शंस होते हैं, वो जो इंटेलेक्चुअल जब समझ जाते हैं और उसको कहते हैं कि ये बात ऐसे है, ठीक है, वो मीडिया में आती है. तो मीडिया में आने के बाद लोग समझते हैं कि फलां फलां व्यक्ति कहता है तो बात वो इसके अथॉरिटी है. वरना हमारे कहने की अथॉरिटी क्या है? सिर्फ अगर हम ये कह दें कि योग की हमारी अथॉरिटी है. तो योग को और इस प्रयोग को, साइंस को मिला के ये चीज कहें तो अच्छा है. तो मेरा निवेदन ये था कि जो अब एकेडमी बन रही है उसमें हमारी जो सर्विस की रूपरेखा है अब तक जो चली आई है और अब जो होने वाली है, या हमें उसका कुछ विजन हमारे माइंड में है, वो ये है कि जो ये ज्ञान सरोवर है जहाँ अभी हम बैठे हैं एकेडमी, इस एकेडमी में तो इस प्रकार का कार्य हो. देयर शुड बी ए डिपार्टमेंट. यू मे कॉल इट डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड कॉन्शियसनेस. यू मे इसमें और भी नाम कुछ सजेस्ट किए गए हैं. 17-18 नाम निकले थे. अगर उनकी लिस्ट होगी यहाँ पर तो आपको बताए जाएंगे. आप भी कुछ नाम उसका सुझाव दे सकते हैं. पिछले दिनों हमारी एक छोटी मीटिंग हुई थी, उसमें ये चर्चा की गई थी कि ये जो विंग है, बाकी जो शहर हैं, सिटीज हैं, वहां पर विंग्स के तौर से कार्य करें ताकि हम साइंटिस्ट को मिलें, उनको कॉन्फ्रेंसेस में लाएं, योग शिविर में लाएं, मधुबन विजिट कराएं, सेंटर्स पर उनको कोर्स दें, वो सेवा चलती रहे. लेकिन एकेडमी में उसका एक डिपार्टमेंट हो, जैसे कि यूनिवर्सिटीज में होता है, कोई फैकल्टी हो. उस फैकल्टी या डिपार्टमेंट में हमारे इस किस्म का वर्क हो, कुछ हमारी पब्लिकेशंस हो. कोई आता है तो आप क्या कर रहे हैं, ये हमारे नए थॉट्स जो हैं, चाहे छोटे छोटे ट्रैक्ट उस पर छपे हुए हों, वो हम लोगों को दे सकें कि ये हमारी एकेडमी ये कार्य करती है. और कुछ उसमें ट्रेनिंग हो, शिक्षण प्रशिक्षण हो, जिसमें हमारे भाई बहनों को कुछ ट्रेनिंग दी जाए. टाइम टू टाइम हम विजिटिंग फैकल्टी के कुछ साइंटिस्ट को, कुछ टेक्नोलॉजिस्ट को बुलाएं. अपना छोटा सा एक ग्रुप हो जो उनको सुने. उसमें हमारा भी माइंड स्टिमुलेट होगा, कुछ नए थॉट्स मिलेंगे, उनको भी हम नजदीक ला सकेंगे. तो ऐसा भी एक जैसे यूनिवर्सिटीज में होता है, हमारे यहाँ कुछ ठहरने की व्यवस्था भी है, सब कुछ है. तो कुछ ऐसे लोगों को जो बड़े नामाचार है, जिनका एकेडमी के नाम से वो आएंगे कि भाई ये साइंस की एकेडमी है, हम जाकर बोलेंगे तो ऑडियंस जो होगा वो कुछ नॉलेजेबल लोग होंगे, वो हमारी बात को सुनेंगे. विदेश में हमारे बहुत सेंटर्स हैं जिनके साथ उनके कॉन्टेक्ट्स हैं, वो आना पसंद करेंगे. यहाँ आएंगे तो कुछ मेडिटेशन भी सीखेंगे, कुछ क्लोज आएंगे यहाँ के हमारे अपना जो रहने सहने का तरीका है उसको भी वो देखेंगे नजदीकी से, तो उनमें भी चेंज आएगा. तो ये भी एक तरीका हो सकता है. ऑफिस की जगह भी बन गई है, जैसे कि आपके एजेंडा में भी है, बकायदा उसका एक ऑफिस हो जिसमें हमारा कॉरेस्पॉन्डेंस हो, कम्युनिकेशन हो, कांटेक्ट रखा जाए. और कुछ टॉपिक्स सजेस्ट किए गए थे कि ये टॉपिक्स जो करंट टॉपिक्स हैं साइंटिफिक इश्यूज को लेकर, कई तो पैराडॉक्स हैं साइंस में. हर एक ब्रांच ऑफ नॉलेज में कुछ पैराडॉक्स होते हैं जो अभी तक रिजॉल्व हुए नहीं. तो वो कुछ पैराडॉक्सेस को हम रिजॉल्व करने की कोशिश करें अपने ज्ञान और विज्ञान से, और कुछ टॉपिक्स को हम अपने स्पिरिचुअलिटी से एक्सप्लेन करने की कोशिश करें. तो हम ये समझते हैं कि उसकी फिर हम ट्रेनिंग अगर दें तो ये जो न्यू नॉलेज फॉर ए न्यू वर्ल्ड है, इसकी प्रत्यक्षता फिर अच्छे ढंग से हो सकेगी. और दूसरा ये कि हमारी कुछ एग्जीबिशंस भी अलग अलग इस टाइप से बनी हुई हो, साइंटिस्ट की अलग, जो इंजीनियर्स हैं उनकी अलग, और जो कॉलेज में स्टूडेंट्स हैं, यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स हैं जो अभी पढ़ रहे हैं, बीएससी लेवल के, एमएससी लेवल के या 10+2 लेवल के, उनके लिए वो स्कूल वाले भी टाइम टू टाइम या कॉलेज वाले भी एग्जीबिशन अरेंज करते हैं. दिल्ली में तो होती हैं और मैं समझता हूँ कि बहुत जगह पर होती होंगी. जो ऐसे स्टूडेंट्स हैं प्रतिभाशाली, मेधावी, they organize some exhibitions on science and they also do some research work
and whatever they have done, they try to display on certain occasions. हमारी भी अगर कोई एग्जीबिशन इस टाइप की बनी हुई हो तो ऐसे ऐसे मौकों पर हम करके लोगों को नजदीक लाएं। तो चूंकि आजकल हर एक माँ बाप ये कोशिश करते हैं बच्चा हमारा इंजीनियर बन जाए, डॉक्टर बन जाए, साइंटिस्ट बन जाए या इकोनॉमिस्ट बन जाए, क्योंकि इकोनॉमिक्स में भी काफी स्कोप है, तो या मैनेजमेंट में चला जाए। ये 4, 5, 6 प्रोफेशंस हैं जो आजकल प्रेस्टिजियस माने जाते हैं, और हर एक पेरेंट्स की और बच्चों की भी जो अच्छे इंटेलेक्चुअल हैं उनकी ये कोशिश रहती है कि हम इस तरफ चले जाएं। तो ऐसे लोगों को टच करने के लिए ऐसा ही मटेरियल चाहिए। ज्ञान की जो प्रेजेंटेशन है वो इस तरह से चाहिए। तो हमारा ख्याल था कि अगर उस तरह की कुछ एग्जीबिशंस भी हों, जैसे मान लीजिए टेक्नोलॉजी में कुछ टॉपिक्स को लेकर सेफ्टी है, फर्ज कर दो, अब सेफ्टी के कंसेप्ट को लेकर ज्ञान हमारा क्या कहता है, एफिशिएंसी के बारे में क्या कहता है, कास्ट इफेक्टिवनेस के बारे में क्या कहता है, प्रोडक्टिविटी हमारी इंक्रीज हो, वो कुछ उनके अपने इंटरेस्ट की चीजें हैं। तो उनको लेकर हमारी स्पिरिचुअलिटी क्या हेल्प करती है, और खास करके ये ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट तो सबका टॉपिक है, चाहे वो इंडस्ट्रीज में हो, चाहे वो किसी भी संस्था में हो, क्योंकि हर एक ने ये समझ लिया है कि जब तक मनुष्य का पोटेंशियल अपना डेवलप पूरा नहीं होगा कोई भी काम ठीक नहीं होगा, ना पॉलिटिक्स ठीक होगा, ना इकोनॉमिक्स ठीक होगा, ना कोई इंडस्ट्री ठीक रन होगी। What you need is first of all to develop the human being himself. There is a lot of potential which lies dormant in every human being that must be developed. So they are now trying to find out what are the ways. एक साइंटिस्ट में भी इनोवेटिवनेस है, दूसरे में इनोवेटिवनेस नहीं है। एक व्यक्ति डिस्कवरी कर लेता है, कोई इन्वेंशन कर लेता है, दूसरा साइंस काफी अच्छी जानता है, इन्वेंशन नहीं कर सकता है, इनोवेटिव नहीं है। पढ़ी लिखी हुई कोई कई चीजों को मेल मिला के कुछ बना डालता है, लेकिन कोई नया कंसेप्ट, नया आइडिया उसके माइंड में नहीं आता है। तो क्यों, क्या फर्क पड़ता है? अगर हम लोगों को, साइंटिस्ट को ये बताएं कि जो इनोवेटिवनेस है, इन्वेंटिवनेस है और कुछ नए आइडियाज हैं, ये मेडिटेशन से हमें टचिंग्स होती हैं, फ्लैश करती हैं हमें, एज ए फ्रॉम बियॉन्ड, देयर आर विस्पर्स फ्रॉम बियॉन्ड जिसको कहा जाता है, जो हमें एक स्टिमुलेट करती हैं। और ऐसे बहुत से साइंटिस्ट की हिस्ट्रीज हैं, हम आपको बताएं, बहुत से साइंटिस्ट ने बायोग्राफीज लिखी हैं कि कैसे हमें नए नए इन्वेंशंस की टचिंग हुई। टोटली ट्रायल एंड एरर मेथड पर और रिसर्च के आधार पर लोगों ने ज्यादा इन्वेंशन नहीं किए हैं। ज्यादा इन्वेंशन जो हैं दे केम टू देयर माइंड लाइक ए फ्लैश। अब रॉबर्ट ओपनहीमर, जो पहले मैनहट्टन में जो पहला प्रोजेक्ट था एटॉमिक वेपन्स का, न्यूक्लियर रिसर्च का, जो पहला एटम बम बनाया गए, जो हिरोशिमा नागासाकी पर फेंके गए और जिनका पहले एक्सपेरिमेंट किया गया एक्सप्लोड करके, तो वो उसने अपनी बायोग्राफी लिखी, वो गीता पढ़ा हुआ था, और उसे वो कहता है कि हमारे पास कितने कॉम्प्लिकेटेड मैथमेटिकल क्वेश्चंस होते थे कि हम समझते थे कि ये हल नहीं हो सकता, इट इज बियॉन्ड अस। तो हम कई दफा हिम्मत हार के और उसको छोड़ के बैठ जाते थे। अचानक से बाथरूम में बैठा हूं, लैट्रिन में बैठा हूं, या सोया पड़ा हूं स्वप्न में, या किसी वक्त ऐसे ही चाय पी रहा हूं, किसी दोस्त से गपशप लगा रहा हूं, suddenly the idea would come to my mind. So I am puzzled how the idea comes to my mind, where from it comes. I have been racking my brain a lot. I have been applying my intellects to the problem quite a lot for a sufficient long period of time. But I was defeated. I thought that I am unequal to the task. I cannot solve the problem. It is impossible for me. But when I just thought that I am not able to do this kind of work and I must raise my hands and say, well, I lay down my arms, I can't help it. Then suddenly the idea would come to my mind. Where from the things come from my mind? और वो गीता जो उसने पढ़ी हुई थी, उसमें गीता में जो एक श्लोक आता है कि कालो अस्मि लोक क्षय कृत प्रवृद्धो, मैं काल हूँ, ये लोगों के क्षय के लिए मैं आया हूँ, संसार के विनाश करना चाहता हूँ, ये मेरा एम है। तो कहता है पहला एटम बम जब एक्सप्लोड हुआ, उसमें से जो ज्वाला निकली, वो जो अर्जुन ने देखी गीता में जिसका वर्णन है, तो मुझे ऐसा लगा कि वो ये काल ने ही बनवाया है, ये एटम बम जो काल ने ही बनवाया है, और ये बिल्कुल वही चीज है जो अर्जुन ने देखी थी, सो मैं देख रहा हूँ। ही हैज रिटन इट, इट इज रिकॉर्ड इट। तो उसने उस श्लोक का भी रेफरेंस दिया हुआ है। तो ये जो इनोवेटिवनेस है, ये योग से कैसे आती है,
और मैं समझता हूं कि अगर आप जैसे इस साइंस के कोई भी बात को लेकर विचार करेंगे और योग में बैठेंगे टाइम टू टाइम, तो आपको फ्लैशेज आएंगे, टचेज आएंगी, वंडरफुल, जो आपने सोची भी नहीं होंगी। आप कहेंगे, आपको बिल्कुल खुशी होगी, बहुत, आप खुशी से उछल जाएंगे, नाच उठेंगे कि ये बाबा की दी हुई चीज है, क्योंकि यू कुड नेवर थिंक अबाउट इट। आपको लगेगा कि मैंने तो ऐसा सोच ही नहीं सकता। तो वो जो चीज होगी वो आपके अपने लाइफ में एक बहुत खुशी देने वाली चीज होगी, और संसार को ये नॉलेज जो है उसको एक बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन होगी जो इंडिया दे सकता है। तो हमारा ये निवेदन था कि अभी जो एकेडमी हो उसमें इस टाइप का वर्क हो। वो टॉपिक शायद इसमें नहीं लिखे हुए हैं, वो अगर इनके पास लिस्ट होगी तो अगर बता देंगे तो बहुत से भाई बहन अगर माइंड अप्लाई करेंगे तो मैं समझता हूँ उनको कंपाइल करके टाइम टू टाइम हम न्यूज़पेपर्स पर भी दे सकते हैं। हमारा जो मीडिया विंग है, हम उनसे निवेदन कर सकते हैं कि चाहे वो इंग्लिश में, हिंदी में, गुजराती में, रीजनल लैंग्वेजेस में भी ट्रांसलेट करके न्यूज़पेपर्स में दे सकते हैं, और फिर हम उनके ट्रैक्ट्स छपवा सकते हैं, बुक भी कंपाइल करके उसकी छपवा सकते हैं। अगर वो समझा जाए कि बुक के योग्य हैं या ट्रैक के योग्य हैं, पहले हम थोड़ा देखें लोगों का रिएक्शन क्या है या व्हाटएवर, तो उसको डिसाइड किया जा सकता है। पहले अपनी मैगजीन में तो छपवाए ही जा सकते हैं, कुछ उसकी एक्स्ट्रा कॉपीज करा के रखी जा सकती हैं ताकि कुछ जो इस किस्म के लोग हैं उनको दिए जा सकें, और वो जो विदेश में और दूसरी जगह पर जिन लोगों को इनकी कदर है, मूल्य है, उनको भेजे जा सकते हैं उनके ओपिनियन के लिए। उसके आधार पर वो थोड़ा उनसे कॉरेस्पॉन्डेंस हो सकती है, वो हमारे नजदीक आ सकते हैं। तो इस सेशन के बाद किसी वक्त भी अगर वो, मैं समझता हूँ कि टॉपिक्स दे दिए जाएं तो कई सोचते होंगे। और ये हमें जानने की जरूरत है कि आपके यहाँ जो बैकग्राउंड है आप सबका, वो बायोलॉजी से है, जूलॉजी से है, जियोलॉजी से है, केमिस्ट्री से है, बायोफिजिक्स से है या जियोफिजिक्स से है, किस किस से है, क्योंकि डिफरेंट ब्रांचेज ऑफ नॉलेज से क्या कंट्रीब्यूशन हो सकता है। और हर एक का बायोडेटा अगर हमारे पास हो, उसका थोड़ा ब्रीफ आपस में भी सर्कुलेट किया जाए, मालूम हो, तो हम जो मिलते हैं तो आपस में मालूम नहीं पूरा कि कौन जो बैठे हैं वो किस बैकग्राउंड के हैं और वो क्या कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं अपने फील्ड से। उनको अगर कोई गाइडेंस दी जाए, कोई उनका प्रॉब्लम हो, कुछ वो राय सलाह करना चाहें कि हम इस फील्ड से कुछ करना चाहते हैं, बताइए हम कैसे करें, कौन सी बुक्स हम कंसल्ट करें, कोई रेफरेंस बुक आपके ख्याल में हो, ये चीज हमारे माइंड में आती है, इसको हम आगे कैसे बढ़ाएं, कोई कॉन्टेक्ट्स बताइए हमें जिनसे हम कॉन्टेक्ट करके इसको और डेवलप करें इस आइडिया को। ये जब तक नहीं होगा तो मेरे ख्याल में जितना हमारे पास ह्यूमन रिसोर्सेज हैं वो पूरे यूटिलाइज नहीं हो सकेंगे। दूसरा हमारा ये सजेशन था कि ये जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी विंग है उसकी एक प्लानिंग बॉडी बने, इसमें भी मेंशन्ड है, और एक एग्जीक्यूटिव बॉडी बने, उसमें डिफरेंट जो डिसिप्लिन्स हैं और जो जोन्स में जो वर्क करते हैं, जो बहुत ही इस प्रकार के भाई बहन हैं जो सेवा में कुछ टाइम भी दे सकते हैं और कुछ अच्छे लोगों की सेवा करने में भी समर्थ हैं, उनकी कोई एक एग्जीक्यूटिव कमेटी बने और एक प्लानिंग बॉडी भी बने, जिसमें कि कुछ टाइम टू टाइम, ये साल में एक आध मीटिंग से काम नहीं चलेगा, छोटे छोटे ग्रुप्स की मीटिंग हो, कुछ इंटरडिसिप्लिनरी भी मीटिंग्स हो। पहले से अगर मान लो एजेंडा कंपाइल हो और अगर कोई एक डिसिप्लिन के, दूसरे डिसिप्लिन के, तीसरे डिसिप्लिन के हैं और अगर वो कहते हैं भी हमारी एक मल्टी डिसिप्लिनरी मीटिंग करा दीजिए, हमें ये प्रॉब्लम डिस्कस करने हैं आपस में कि इसको कैसे बढ़ाया जाए, तो छोटे छोटे ग्रुप्स की वो मीटिंग्स हो जिसमें वो एक प्रॉब्लम को हल करके इकट्ठे टीम वर्क करके किसी एक कामयाब मुद्दे तक उसको पहुंचा सके, ऐसा हमारा ख्याल है। तो ये कुछ आइडियाज हैं, थॉट्स हैं जो मैंने आपके सामने रखी हैं। अब इसके अलावा आप कुछ और पूछना चाहें तो आई विल वेलकम द क्वेश्चंस। जब ये डिपार्टमेंट बनेगा तो इसके कुछ नाम भी सजेस्ट किए गए हैं, इसमें भी 4-5 नाम दिए हुए हैं, बहुत सारे नाम थे, मैंने पहले भी कहा आप भी उसमें से कुछ सजेस्ट कर सकते हैं। आपके विचार में इसको कार्य को और ज्यादा सुचारू रूप से चलाने के लिए कोई और रूपरेखा का ख्याल हो जिसमें ज्यादा एक्टिव हो सके तो वो भी आप बता सकते। लेकिन मैं समझता हूं कि हर एक व्यक्ति को कोई इंडिविजुअल रेस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए कि मेरा कंट्रीब्यूशन ये होगा, क्योंकि आप अपनी स्पेशलिटी खुद जानते हैं कि आप क्या कर सकते हैं। तब मैं समझता हूं जो टोटल कंट्रीब्यूशन होगा वो बड़ा ट्रेमेंडस होगा, ऐसा मैं समझता हूं।
और इस मीटिंग से पहले, खत्म होने से पहले फॉर्म तो इन्होंने दिया हुआ है, उसमें ये हर एक का है कि क्या बैकग्राउंड है। ये एक प्लान है हर डिसिप्लिन का। भाई सबके जाने से पहले एक दो बात आप सबकी तरफ से जो क्वेश्चंस आए हैं, एक बात तो ये आई है कि हमारी विंग में इंजीनियर साइंटिस्ट दोनों हैं, लेकिन अधिकतर मे बी मोर देन 80% या 85% इंजीनियर्स हैं और नेचुरली अप्लाइड साइंस के और बाकी प्योर साइंस के लोग कम हैं। लेकिन अभी तक विशेष करके जो आज भी आपने अधिकतर गाइडेंस दी और समय प्रति समय वो ज्यादातर प्योर साइंस से रिलेटेड होता है, तो हम इस बात की भी आपसे गाइडेंस चाहेंगे कि अप्लाइड साइंसेस या इंजीनियरिंग के क्षेत्र के अंदर भी उनका क्या सहयोग हो, उसके बारे में आप कुछ जाने से पहले गाइडेंस देकर जाएं, क्योंकि हमारी मेन बॉडी 85 to 90% इट इज कंस्टिट्यूटेड बाय इंजीनियर्स। कुछ टॉपिक्स तो मैंने सजेस्ट किए कि भाई प्रोडक्टिविटी या कास्ट इफेक्टिवनेस या एफिशिएंसी, ये इंजीनियर से ज्यादा कनेक्टेड है। लेकिन टोटली जो इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी है तो वह अप्लाइड साइंस ही मेनली, बैकग्राउंड तो उनका भी साइंस का ही होता है। तो इंजीनियर्स विंग में जो अपने अलग अलग उनके इंजीनियर्स के विभाग हैं, चाहे वो एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग है, चाहे वो बायो इंजीनियरिंग है, चाहे वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, वो जो कुछ भी उनके फील्ड्स हैं अलग अलग, तो मैं समझता हूँ कि उनके फील्ड के हर एक के कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड हैं। जैसे मान लो कोई कंप्यूटर से ही कनेक्टेड है, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी से, तो आज ये एक विशेष प्रश्न उठता है कि भाई जो ब्रेन है वो एक लाइक ए कंप्यूटर है, सुपर कंप्यूटर है, और ये आत्मा नाम की कोई चीज नहीं है। अब इस विषय पर लोगों ने भी पहले ऑलरेडी काफी कुछ लिखा है, लेकिन हम इसके विषय में कुछ एडिशनल अगर कोई चीज कह सकते हैं तो उसमें हमें कहना चाहिए। ऐसे ही जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स हैं, तो सोल का भी एक फील्ड है। सोल एक स्वयं तो पॉइंट ऑफ लाइट है, लेकिन उस पॉइंट ऑफ लाइट का फील्ड है। हम जब कहते हैं कि आत्मा का निवास जो है हाइपोथैलेमस में है, या हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी कंबाइंड हाइपोफाइसिस जो कहते हैं भाई उसमें है, उसमें उसका फील्ड है। जो सारा हमारा लिम्बिक सिस्टम है या ब्रेन स्टेम है, उसका एक फील्ड है, जैसे मैग्नेट का अपना एक फील्ड होता है। तो उस फील्ड्स के कंसेप्ट को लेकर अपने इंजीनियरिंग में वो आत्मा का क्या प्रभाव पड़ता है, भोजन पर जो हम भोजन बनाते हैं उस पर क्या प्रभाव पड़ता है, हमारे नजदीक जो आदमी बैठता है उस पर क्या प्रभाव पड़ता है। ये जो पुराने कंसेप्ट हैं कि भाई वो कहते थे कि आपस में छुआछूत अनटचेबिलिटी की बात चली थी, अब अनटचेबिलिटी की बात वो बिगड़ते बिगड़ते गलत तरीके पर चली गई, यहाँ तक कि उन्होंने सोचा कि जो कुछ लोग ही अनटचेबल हैं। ऐसी बात तो नहीं है, लेकिन हर एक व्यक्ति का अपना एक ऑरा होता तो है, और वो ऑरा दूसरे को इन्फ्लुएंस तो करता है। आप जब किसी ऐसे व्यक्ति के साथ बैठते हैं जो आनंदमय हो, शांत हो, उस योग के ब्लिसफुल स्टेज में हो, आप कुछ भी ना बोलें, बैठे रहें थोड़ी देर, आपको भी ब्लिस तो आने लगता है। आप ऐसा तो महसूस करने लगते हैं कि ये बहुत आनंद आ रहा है, कहाँ से आ रहा है। जैसे बर्फ के नजदीक आप बैठे हैं, बर्फ के बहुत बड़े बड़े वो रखे हुए हैं सिल उसके, और आपको मालूम ना हो कहाँ रखे हैं, आपके पीठ के पीछे कहीं रखे हों, और आपको लगता है इस तरफ से ज्यादा ठंडी क्यों आ रही है, सामने से तो आ नहीं रही, ये पीछे से ठंडक क्यों आ रही है। तो जरूर कोई चीज ऐसी है जिसकी शीतलता आ रही है। तो हर एक व्यक्ति के ऑरास तो हैं, और ये पैरासाइकोलॉजी में और जो ऑकल्ट साइंस वाले लोग हैं वो तो देखते हैं वायलेट ऑरा का क्या प्रभाव होता है, येलो का क्या और व्हाइट वाले का क्या, वो उससे आदमी की पर्सनैलिटी भी जानने की कोशिश करते हैं। और जब योग में बैठते हैं तो ऑरास दिखाई देते हैं। मैं जब विशेष अपनी बात आपको बताऊं, मैं जब योग में बैठता हूं, मेरे सामने जो लोग बैठते हैं उनका ऑरा दिखाई देता है, ये किस प्रकार का व्यक्ति है मालूम पड़ जाता है। कोई आकर्ट साइंस के बेसिस पर नहीं, लेकिन उसकी जो वाइब्रेशंस आती हैं, आप सब भी अनुभवी हैं कि जो व्यक्ति की आप वाइब्रेशंस कहते हैं, कोई उसको ऑरा कह सकता है, कोई उसको हिंदी में प्रभामंडल कहता है। आपने देखा जो भी चित्र बनाते हैं देवी देवताओं का, उनके आसपास एक वो लाइट तो दिखाते हैं ना, और चाहे वो किसी भी धर्म के हो, गुरु नानक का चित्र बना हुआ होगा उसके आसपास भी लाइट होगी, और क्राइस्ट का बना हुआ होगा उसकी भी लाइट होगी, बुद्ध का बना होगा उसकी भी लाइट होगी।
तो जो होली पर्सन हैं, पवित्र लोग हैं, जहां तक कि वो कहते हैं भाई हीलिंग भी कर सकता है एक व्यक्ति। आपने देखा होगा भाई, वो इस तरह से करते हैं कई लोग जो क्रिश्चियन प्रीचर्स हैं, वो इसी काम में लग जाते हैं। बाबा कहते हैं कि भाई आपको इस काम में नहीं पड़ना चाहिए। तो समझता हूँ कि हमारा जो इंजीनियरिंग का बेसिस, जो योगी के इंजीनियरिंग होने का, इंजीनियर होने का, और नॉन योगी, नॉन बीके के इंजीनियर होने का, या उसके जो कार्य है उसका फर्क होगा। मैं समझता हूँ उसके दो मेन क्राइटेरिया उसके होंगे। एक तो ये कि जो एफर्टलेस एफर्ट, जो हमारे इंजीनियरिंग होगी, कार्य करने का तरीका होगा, वो एफर्टलेस एफर्ट होगा। एफर्टलेस एफर्ट का मतलब ये है कि आपको स्ट्रगल नहीं करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं लगेगा कि आप भाग दौड़ कर रहे हैं, तनाव है। तनाव तो वो एक बहुत बाद की चीज है, लेकिन उससे पहले जो एग्जॉस्शन, या आपको लगे कि कोई प्रॉब्लम्स हैं, उनको आप हल करने के पीछे सारा दिन लगे हुए हैं। सतयुग में तो गेहूं भी बोते हैं तो हल चलाने की जरूरत नहीं है, प्लेन भी उड़ते हैं तो उसमें ज्यादा जफाकशी की जरूरत नहीं है। वो बाबा कहते हैं कि वो एक्सीडेंट भी होता नहीं, फूल प्रूफ होते हैं, मिसाल के तौर पर। तो हमारा जो वर्क होगा उसमें एक तो परफेक्शन होगी, एक्सेलेंस होगी, और दूसरा वो एफर्टलेस एफर्ट होगी। कईयों को हमने देखा है मैनेज करते हैं या अपना कार्य कर रहे हैं, मशीन चल रही है, खड़े हैं लेकिन चल रही है अपनी, ऑटोमेटन जैसे होता है। उनका जो काम होगा ऑटोमेटिक हो रहा होगा, उसकी व्यवस्था ऐसे होगी जिसमें ज्यादा ब्रेन रैकिंग नहीं होगी, कोई दिमाग की हलचल या अपनी अवस्था की हलचल ज्यादा नहीं होगी। अब जैसे भवन बने हमारे, हम जब साकार बाबा के साथ रहे, हमने उनके मुखारबिंद से जो सुना, बच्चे ऐसा मकान बनाओ योगी, एक एक ईंट योग युक्त होके रखो, एक ईंट उठाओ, उसको योग में उठाओ, उसको रखो स्थान पर, योग से रखो। और कोई भी कार्य मान लो करते हो, उससे ऐसी योग की वाइब्रेशंस हैं। वो कहते हैं ना भाई, एक ऐसी जगह न्यारी बने जिसकी ऐसी वाइब्रेशंस हो, दूर से ही। कई दफा वो भगवत गीता या भागवत के शुरू में उसका महात्म्य में लिखा रहता है कि भाई एक घोड़े पर सवार व्यक्ति जा रहा था, राजा जा रहा था या कौन, तो कहीं पर लोग गीता पढ़ रहे थे, बहुत दत्तचित होकर मन उनका उसमें लगा हुआ था, डूबा हुआ था, बड़े रस ले रहे थे, गीता पढ़ रहे थे भगवान की याद में, सब कुछ भूल भुला के पवित्रता पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक पढ़ रहे थे। तो वहां से वो घोड़ा भी रुक गया, आगे ना बढ़े, और वो राजा पूछता है क्या बात है, यहाँ क्या हो रहा है, उस घोड़े को चलता नहीं है। उनको भी ऐसा महसूस होता है कि यहाँ की, जैसे कहीं से कोई, जैसे मैंने ठंडक की बताई बात, हवा आ रही हो, भाई यहाँ क्या है, कोई नदी बह रही है, क्या है इस तरफ। जैसे कई दफा कोई जो वाटर डिवाइनर्स होते हैं, अपनी उससे वो बताते हैं भाई यहाँ पानी की कुछ है, तो उनका होता है ना, असर होता है ना हर एक चीज का। कहीं लावा फूटने वाला है तो वो जानते हैं, कहीं वो जो लोगों ने मैप बनाया हुआ है दुनिया का कि कौन कौन सी जगह जो है वो अर्थक्वेक प्रोन है, अर्थक्वेक कहाँ कहाँ आने की संभावना है, बना रखा है ना, विद्या है ये। एक वैद्य भी नब्ज की गति को जान के देख लेता है कि आपका लिवर खराब है या हार्ट खराब है या दिमाग खराब है, क्या खराब है, कुछ तो खराब है। तो नब्ज देखता नब्ज है, बताता दिमाग की बात है। क्योंकि ऐसा भी होता है, किसी ने कहा कि भाई मेरे पेट में दर्द है, तो वैद्य ने कहा क्यों, क्या खाया था, कहता है जी बासी रोटी पड़ी थी वो खा ली। उसने कहा कि बासी रोटी से तेरा सिर्फ पेट खराब नहीं, दिमाग भी खराब है, क्योंकि तूने क्यों खाई, बासी रोटी खराब जब थी। तो असली कसूर तो दिमाग का है, उसका इलाज तो पहले करना पड़ेगा। अगर आज मैंने तुम्हारा पेट ठीक कर दिया, कल फिर खा लोगे तुम, क्या फायदा होगा। तो दवाई उसकी भी देनी पड़ेगी, उसकी भी देनी पड़ेगी। तो कहने का भाव यह है कि उस चीज से उसने समझ लिया ना कि नर्व से, ऐसे ही हर एक चीज के साइन मिलते हैं। तो वो गीता का लिखा हुआ जो उसने देखा, उसने समझा क्या है, तो मालूम किया, तो कहते हैं लोग बड़ी श्रद्धा से, भावना से तल्लीन होकर, मन उनका मग्न होकर भगवान के उस रस में डूबे हुए गीता में। ऐसे ही कोई मकान बना रहे हैं, योगी मकान बना रहे हैं, योगियों के द्वारा बनाया जा रहा है, तो वहां पर लोग जाएं, 2000 लेबर काम कर रही है लेकिन आवाज कुछ नहीं है,
बड़ा एफर्टलेस एफर्ट है, झूम झूम के वो उठा के जा रही है ईंट, झूम झूम के, और वो रेत और वो क्या सीमेंट मिला के तसला भर के वो जा रही है झूम झूम। वाह 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 वाह। तो इस तरह से काम जो योगी का होगा बड़ा आनंदमय स्थिति से, कोई जफाकशी से नहीं, एफर्टलेस एफर्ट। ये दुनिया में आके काम भी हमने किया और फिर उसके काम, वो कहता है ना जी मैं तो मर गया, कोई आदमी काम करके कहता है मैं तो मर गया, और एक व्यक्ति काम करके कहता है जी मजा आ गया, आज तो मजा आ गया। तो मजा आ गया या मर गया, इट मेक्स ए लॉट ऑफ डिफरेंस। तो योगी का जो कार्य होगा, चाहे वो जब इंजीनियर होगा, जिस पार्ट पर हम प्रेसेज में काम कराते रहे, एक व्यक्ति को योग का इंटरेस्ट था, हमारे योग में नहीं, वैसे ही उसको योग की किताबें पढ़ता था, योग के संस्थाओं में जाता था, हमारी संस्था में भी प्रवचन होते थे तो आ जाता था। वो मैनेजर था, एक बहुत बड़ा प्रेस था, कोई मेरे ख्याल में 400-450 की लेबर थी, कोई पैकेजिंग करते थे, कोई पेपर काटते थे, कोई उसकी फोल्डिंग करते थे, कोई छापते थे, कोई कंपोज करते थे, कोई उसके बिजली का साइड देखते थे, काफी बड़ा उनका एस्टेब्लिशमेंट था। प्रेस तो 400-500 आदमी भी काफी होते हैं, दूसरे बड़े बड़े कामों में हजारों आदमी भी होते हैं। तो वो अपना पढ़ता रहता था किताब, हम उसको कहते थे काम, वो मशीनें चल रही हैं, आदमी काम कर रहे हैं सब अपने मजे से, और वो बैठा हुआ पढ़ रहा है, जब जाओ मुस्कुरा रहा है और बिठाता है आइए कैसे आए। और एक व्यक्ति जो दूसरा प्रेस चलाता था, उसका उससे भी छोटा प्रेस था, सारा दिन शाउटिंग करता था लेबर पर, इधर आ तू, क्या मजाक बनाया है, तुझे निकाल दूंगा, पैसा ले और जा यहाँ से, छुट्टी कर तू, तेरी यहाँ नहीं चलेगी। वो सारा दिन ऐसे करता था और वो आराम से बैठा रहता था। तो उसका जो वे था और उसका जो वे था, बहुत फर्क था दोनों में। तो जो योगी होगा, उसका जो इंजीनियर होगा, जो प्रोफेशन उसका होगा, या जो भी कार्य वो करेगा, इट विल बी एन एफर्टलेस एफर्ट, क्योंकि वो तो एक यंत्र मात्र है, ऑटोमेटन है, उसके द्वारा कोई करा रहा है। तो ये अगर हमारे इंजीनियरिंग में हमारी ये कला आ जाए और लोगों को हम ये सिखाने लगे कि आप इंजीनियरिंग तो करते हैं, लेकिन आपको ये कला आ जाए कि आपका कार्य सुचारू रूप से एक मशीन जैसे आप चाहते हैं कि ऑटोमेटिक हो, आप भी ऑटोमेटिक कैसे मशीन बन जाएं, काम आपका होता जाए, तो ये भी आपको, आपकी मशीनरी भी ठीक चले, ये एक तरीका होगा। दूसरा उसका टेस्ट ये होगा कि इकोनॉमी होगी, उसके वेस्टेज नहीं होगा, इकोनॉमी होगी, एनर्जी की इकोनॉमी होगी, पैसे की इकोनॉमी होगी, थॉट की इकोनॉमी होगी, वचन की इकोनॉमी होगी, टोटल उसका जो कार्य होगा इकोनॉमी का कार्य होगा। बाबा ने हमेशा ये कहा कि मैं इकोनॉमी का अवतार हूँ। बाबा ने अपने लिए जो बताया, बाबा ने क्या कहा, मैं इकोनॉमी का अवतार हूँ, मैं आया हूँ इकोनॉमी सिखाने के लिए। ये नेगेटिव थिंकिंग छोड़ो, ये व्यर्थ काम जो करते हो अपनी एनर्जी खत्म करने के, ये छोड़ो, ये सारी चीजें जो मैं छुड़वाता हूँ ये इकोनॉमी कराता हूँ। तो बच्चे मैं इकोनॉमी का अवतार हूँ, हमें तो ये शब्द बहुत अच्छे लगते हैं कि मैं इकोनॉमी का अवतार हूँ। तो इकोनॉमी के अवतार के बच्चे जो हैं, जो उनकी क्रिएशन है, वो भी जो इंजीनियर्स होंगे, वेस्टेज नहीं होगा, ना ज्यादा कहा सुनी, ना ज्यादा ऊंची नीची बात, और बड़े प्यार से झूमते झूमते रिलेशंस आपस में अच्छे, और काम ऐसे मस्ती में हो रहा है विदाउट एनी वेस्टेज, इस तरह से, जिसको कास्ट इफेक्टिवनेस वो आजकल की टर्मिनोलॉजी में कहते हैं, लेकिन हम उसको कहते हैं कि इकोनॉमी के तरीके से होगा, जिसको बाबा ने सिंपल लैंग्वेज में कहा हुआ है, कम खर्च से बाला नशीन। काम की क्वालिटी अच्छी होगी, खर्च कम होगा। मजा तो इसी में है, पहले पहले कारीगर के पास टूल्स कुछ नहीं है, काम कर रहा है, लेकिन काम उसका ऐसा है, आज तक भी लोग उसको म्यूजियम में रखते हैं कि देखो कैसे थे, दरवाजे बनाते थे, दरवाजों पर डिजाइन बनाते थे, किस किस्म के बनाते थे, पॉटरी पेंट करते थे, जो कुछ भी करते थे, कितना उनके काम में एक समझो एक्सीलेंस होती थी। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर इंजीनियरिंग में ये दो कंसेप्ट हम लोगों को दें, और तीसरा जिसमें टेंशन वगैरह तो खत्म ही हो जाती है जब हम एफर्टलेस एफर्ट कहते हैं। यू आर वर्किंग एज एन इंजीनियर with machines through some tools, doing some productivity for serving the society, needs of the society, not the society but the meeting the needs of the society. तो वो आप एफर्टलेस कैसे होकर करो, ये हम बताते हैं, विदाउट एनी एक्सर्शन, विदाउट एनी स्ट्रेन। तो जिसको बाबा कहते हैं योगी जो है वो मस्त कलंदर होकर हवा की तरह से उड़ता रहता है। वो महेश योगी ने भी उड़ने का वो सिखाया हुआ है, हमने देखा एक डिमॉन्स्ट्रेशन में उनको उड़ते क्या हैं वो तो मेंढक की तरह से हाफ स्टेप एंड जंप करते हैं, वो बैठ के वहां ऐसे करते हैं, उसको उड़ना कहते हैं, उड़ते थोड़ी हैं।
हम हैं जो उड़ते रहते हैं। जैसे वो चंद्रमणि दादी सुबह को बता रही थी, उन्होंने कहा जी ये चढ़ गया है, उतर तो सकता नहीं, आपने क्लास में सुना होगा। तो हम उड़ते रहते हैं, चढ़ते भी रहते हैं, उतरते भी रहते हैं। इट इज सो इजी फॉर अस। ये दो क्राइटेरिया मेरे ख्याल में। धन्यवाद भाई साहब। अब हमारे पास लगभग 20 मिनट हैं। आप सब लोगों की तरफ से जो आपके कोई ऐसे विशिष्ट क्वेश्चन हो वह आप पूछ सकते हैं, या सजेशन हो या सजेशंस। लेकिन जिन सजेशंस में जिस चीज में भाई साहब की गाइडलाइन की विशेष आवश्यकता हो। इसमें एक बात मैं और ऐड करना चाहूंगा। जैसे मान लीजिए, देखिए आर्किटेक्ट भाई हैं, अब सचमुच में बिल्डिंग बनेगी। अब बिल्डिंग के कई ईस्टर्न और वेस्टर्न कॉन्सेप्ट्स हैं। बिल्डिंग कैसे होनी चाहिए और उसका फेस कैसे होना चाहिए। जैसे हमारे यहाँ गोमुख और वो सिंहमुख दो प्रकार की जमीन होती है। जमीन कैसे हो, उसका फेस किधर हो, पानी किधर हो, अग्नि किधर हो, या दरवाजा किधर हो, प्रवेश द्वार। वस्तुकला। तो हमारे यहाँ अपने कॉन्सेप्ट्स हैं, भाई कहाँ कैसा हो, क्या हो। वेस्टर्न कॉन्सेप्ट्स अपने हैं। अच्छा, रोशनी किधर से आती है, हवा किधर से आती है, ये नॉर्थ में क्या है, वेस्ट में क्या है, साउथ में क्या है, इत्यादि इत्यादि। इजिप्ट वालों ने अपने कॉन्सेप्ट से, देखिए वो जो पिरामिड्स बनाई हैं उनके अपने कॉन्सेप्ट्स हैं। और कई लोग जो गुफाओं के कंसेप्ट को लेकर जो योगी के लिए साउंड प्रूफ स्थान बनाते हैं, जिसमें आदमी की थिंकिंग वो बहुत अच्छे स्तर की हो, तो वो अपने कॉन्सेप्ट्स उनके हैं। किस किस वर्क के लिए किस तरह की शेप चाहिए, ये फिजिकल फॉर्म भी बहुत मैटर करती है। ये बहुत से लोगों ने फॉर्म पर लिखा है, किस चीज की शक्ल कैसे होनी चाहिए। हमारी नाक की शक्ल अगर सर्कल की होती तो कुछ और तरह का मजाक भी हो जाता और पता नहीं कैसा वो काम करता। इसकी जैसी शेप है और आगे जाकर कैसे वो हवा अंदर जाने का रास्ता है और आगे कैसे बाल हैं और रास्ता है, ये इसकी प्रॉपर फॉर्म है और फेस में मैच भी करता है। वरना आप स्क्वायर बना के, रेक्टेंगल बना के सब तरह से देख लीजिए किसी आर्टिस्ट से, आपको कैसा अजीब सा लगता है। अपने फेस पर फोटो लेकर थोड़ा सा ट्राई करके देख लीजिए, यू विल बी एबल टू एंजॉय इट। तो लाइफ में ये जो सारे फॉर्म्स हैं, जमीन की एक पर्टिकुलर फॉर्म है, जो सारे स्टार्स वगैरह हैं उनकी बाकायदा एक फॉर्म है, जो ये पहाड़ हैं उनकी एक फॉर्म है। ये ऐसा नहीं है कि भाई पत्थर बनते हैं तो साहब फॉर्म ये नहीं होगी तो और क्या होगा। ये तो एक लेमैन कहता है। लेमैन कहता है जी हम चल रहे हैं। हम जब फिजिक्स पढ़ते थे तो वो कहते थे टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। व्हेन यू पुश द अर्थ बैकवर्ड, द अर्थ पुशेज यू फॉरवर्ड, दिस इज हाउ यू वॉक। मान लो कई लोग ऐसे एक्सप्लेन करते थे उन दिनों में। थिंग्स हैव बीन चेंजिंग। भाई कैसे चलते कैसे हैं आप, वो कहेगा साहब चलते कैसे हैं, पाँव के बल से चलते हैं। लो, मैं ये भी पूछने की बात है कैसे चलते हैं, लाइए हम आपको चल के दिखाते हैं। लेकिन फिजिक्स के आधार से हम कहते हैं भी आप चलते कैसे हैं या देखते कैसे हैं, आपके आईज कैसे वर्क करते हैं। तो वो आईज में ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट जो है वो आपको एक्सप्लेन करेगा हमारा रेटिना क्या है, हमारे प्यूपिल्स क्या है, हमारे ब्रेन में सेंटर्स क्या है। तो वो अपने ढंग से वो एक्सप्लेन करेगा हाउ आवर आईज फंक्शन। आप कहेंगे देखते कैसे हैं साहब, मैं तो आपको बड़े प्यार से ही देख रहा हूँ, देखते कैसे हैं, कोई मैंने गलत देखा हो तो माफ कर दीजिए। है? तो हम अपने देखने को हम कहते हैं भाई ये तुम खामखा बाल की खाल क्यों उतारते हो, देखते हैं सो देखते हैं। इसमें देखते कैसे हैं की बात कहाँ से उठी। लेकिन जो आईज का जिसने सर्जरी करनी है, आईज को जिसने ट्रीट करना है, उसको आईज का जब फंक्शनिंग मैकेनिज्म पूरा पता ना हो, किस किस पार्ट ऑफ द बॉडी से उसका कनेक्शन क्या क्या है, तो कैसे उसको करेगा। तो मैं ये मिसाल दे रहा था कि भाई वो वास्तुकला है, उसमें ईस्टर्न और वेस्टर्न जो मिलाकर जो बेस्ट है, कैसा भवन होगा। बहुत से ज्योतिषियों ने ऐसा सोचा कि जो आइडियल व्यक्ति होगा, बहुत ही लकी, जिसका सेहत भी अच्छी हो, पैसा भी खूब हो, बीवी भी अच्छी मिले, बेटे भी अच्छे हों, घर भी अच्छा हो, नौकर चाकर भी अच्छे हों, खाने पीने को भी बढ़िया मिले, घूमे गाँव में भी पेट भर के, इत्यादि इत्यादि। जो सब कुछ हो सकता है जीवन में सुख के जो साधन है जी, वो सब हों। उसके स्टार्स कैसे होंगे, मंगल कहाँ बैठा होगा, शनि कहाँ बैठा होगा, बृहस्पति की क्या होगी, सारा उसका वो जो कुंडली होगी, जन्म कुंडली, कौन कहाँ किस दृष्टि से बैठा हुआ देख रहा होगा, हॉरोस्कोप उसका कैसा बनेगा। अब उनका ये अपना फील्ड है, वो अगर श्री कृष्ण पर अप्लाई करते हैं, वो उन्होंने अपना सोच रखा है कि भगवान का जो अवतार हुआ कृष्ण का, वो कब हुआ,
धर्मग्लानि भी हो और ये जरासंध जैसे लोग भी हों और इत्यादि इत्यादि जो घटनाएं हैं उसके आधार पर वो समझते हैं कि फलां टाइम पर अवतरण उसका होना चाहिए, जो जो उसने इवेंट्स किए. They don't have actually some kind of a horoscope of the person, so that they tell you that this is given in our old scriptures, but on the basis of their own knowledge they hypothesize and tell you that this should be the horoscope near about. तो कैलिब्रेशन ऐसा कर दिया. तो इसी तरीके से जो हमारा वास्तुकला है उसके आधार पर जो सतयुग के लोग होंगे, अच्छा भाई सोने की वो सोने से लगा हुआ होगा और रतन होंगे, उससे फायदा क्या होगा? क्या सिर्फ सजावट के लिए लगे होंगे? या सोना कोई ऐसा एलिमेंट है जिससे कि आपको मालूम है कई बीमारियों में लोग कहते हैं भाई, जैसे टीबी के पेशेंट्स हैं, कई कहते हैं कि सोने के बर्तनों में अगर वो खाना खाए या सोने की चूड़ियां पहने या इत्यादि इत्यादि तो उसको कुछ ये बीमारी ठीक हो जाती है. तांबे के बर्तनों में कोई पानी पिए तो उसका पेट साफ हो जाता है, पानी रात को रख ले सुबह को पी ले, इत्यादि इत्यादि. एक्सपेरिमेंट्स किए हैं लोगों ने, अपना अपना उनका एक विचार है, फाइंडिंग्स हैं. तो ऐसे ही वो सतयुग के जो महल होंगे या सतयुग के जो रहने के स्थान होंगे देवताओं के, उनका जो वेदर होगा हमको बाबा ने बता दिया है, कैसी वो दुनिया होगी वो बता दिया है, और उसमें क्या क्या नहीं होना चाहिए क्या क्या होना चाहिए ये हमें बता दिया है. तो और एनवायरनमेंट वालों ने भी अपना बता दिया है कि एनवायरनमेंट कैसा होना चाहिए. उस सब के आधार पर देखो अगर हम कोई एक नई चीज निकाल सकें तो इट इज ए कंट्रीब्यूशन. और हमारे जो आने वाला सतयुग है उसके बारे में भी हमें कुछ आइडिया दो. कोई ज्यादा दूर थोड़ी है, वो भवन बनाने में भी तो टाइम लगता है कि नहीं लगता है? श्री कृष्ण जी आके कहाँ बैठ जाएंगे? वो जब तक आके खुद ही मकान बनवाएंगे क्या? फिर तो खत्म हो गया उनका श्री नारायण बनना. तो उनको तो कोई स्थान मिलना चाहिए. तो वो कुछ इस तरह के आइडिया जो हमारे हर एक ब्रांच ऑफ नॉलेज से कोई हम नया कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं नए समाज का, वो भी हमें सोचना चाहिए. ऐसे ही जो मैं कह रहा था भी एरोप्लेन हैं, बाबा ने कहा है फूल प्रूफ होंगे. तो इंजीनियरिंग में हमारे जो विभिन्न कलाएं हैं उनका प्रयोग, एनर्जी का प्रयोग, जो स्मोकलेस एनर्जी हो, एनवायरमेंटल जिससे पॉल्यूशन ना हो, वो इस तरह से प्रयोग हो सकती है जिसमें इकोनॉमी और एफर्टलेस ये दो चीजें खास हों. है कि जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड की बात आप उसके पैरामीटर्स की बात कर रहे हैं, तो ये बहुत पुराना क्वेश्चन है कि माइंड और सोल इंटरेक्ट कहाँ करते हैं और कैसे करते हैं. प्रकृति बिल्कुल भिन्न चीज है, क्योंकि देखिए एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है. अगर मान लीजिए आप कोई फॉर्म ऑफ एनर्जी यूज करते हैं और वो दूसरे के साथ अगर वो इंटरेक्ट करती है तो एनर्जी ट्रांसफरेंस हो जाता है. तो अगर मान लीजिए सोल एक डिफरेंट काइंड ऑफ एनर्जी है, मैटर एक बिल्कुल अलग किस्म की चीज है, तो दोनों का इंटरेक्शन कैसे होता है, सोल की एनर्जी का और उसकी एनर्जी का? अगर दोनों का फील्ड हो, हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड भी हो और जो सोल का अपना फील्ड भी हो, उस सूक्ष्म लेवल पर फील्ड कैसे इंटरेक्ट करते हैं वो अगर हम उसको थोड़ा, यही तो मैं कहता हूँ कि ये मार्जिन है कि हम उसके पैरामीटर्स को किस तरह से माप सकते हैं. जैसे देखिए पहले लोग कहते थे भाई थॉट्स हैं, मैं शांत हूँ या नहीं हूँ, इस वक्त योग में बैठा हूँ तो मेरे क्या अवस्था है. लोग कहते थे इसको कैसे जान सकते हैं, ये तो अनुभव ही जाने, और तो कोई जान नहीं सकता. लेकिन लोगों ने ऐसे यंत्र निकाले जिसको हम इलेक्ट्रो एनसेफेलोग्राम कहते हैं, तो जिसके आधार पर वो हमारे अल्फा बीटा और ये गैमा, क्या डेल्टा और थीटा वेव वगैरह, गैमा नहीं डेल्टा और थीटा वेव इत्यादि देखकर बताते हैं कि भाई हमारा मसल टोन क्या है, हमारा हार्ट बीट क्या है, हमारा ब्लड लैक्टेट क्या है, हम रिलैक्स्ड हैं कि नहीं रिलैक्स्ड हैं. तो हमारा उसी से थॉट इंडिकेट हो जाता है कि हमारे थॉट्स पॉजिटिव हैं या डिस्टर्ब हैं, टेंशन है या टेंशन फ्री हमें. तो वो कोई ना कोई डिवाइस निकाला जाता है. इसी तरह से हम आपस में बैठ के जो कुछ टेक्नोलॉजी वाले हैं और कोई वो हैं कि भाई कोई ऐसा यंत्र हम निकाल सकते हैं जिससे कि हम इस चीज को देखें कि वहाँ क्या होता है. तो वो इन्हीं चीजों को ही तो करने की जरूरत है. अगर हमको ये मालूम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के बारे में हमने स्टडी किया हुआ है और ये भी फील्ड है, तो दोनों कैसे इंटरेक्शन कर सकते हैं इसको सोचने की जरूरत है. ऐसे ही वो स्पेस की जरूरत बात है कि आपका कहना यह है कि वो स्पेस टेक्नोलॉजी को हम कैसे यूज कर सकते हैं. स्पेस टेक्नोलॉजी में कोई एक चीज नहीं है. स्पेस टेक्नोलॉजी में बहुत मेटलर्जी है. मिसाल के तौर पर उन्होंने मेटल्स को जिस ढंग से नए मेटल्स बनाए हैं, मान लो मेटलर्जी के प्रोसेस को यूज करके,
अपने पर्पजेस के लिए, या जिस तरह के बैटरीज और जिस तरह के कुछ वो सेंसर्स और कई चीजें बनाई हैं। स्पेस टेक्नोलॉजी में तो बहुत चीजें हैं। अब जिसको जैसे ये हैं, मान लो अपने मनेंद्र भाई या कुछ और लोग जिन्होंने उसको स्टडी किया है, उनमें से कौन सी चीजें हैं जो हमारे कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करती हैं या यूज में आती होंगी सतयुग में, वो सोचा जा सकता है। हमने उसका कोई डिटेल हमें नहीं मालूम है कि क्या क्या उसमें होता है। जिनका वो अध्ययन क्षेत्र है उस पर विचार करें। वो चिंतन चला हो थोड़ा सा बता। मतलब माइंड की स्टेज का इफेक्ट हम ईजी रिजल्ट्स में देखते हैं, चाहे वो अल्फा फॉर्म में हो या थीटा फॉर्म्स में हो या डेल्टा फॉर्म्स में हो, तो इफेक्ट तो दिखाई दिया। इसका मतलब है जरूर माइंड का उस पर इफेक्ट कर रहा है, वेव्स के ऊपर उसकी फ्रीक्वेंसी कम होती जा रही है, लेकिन उसके प्रोसेस के बारे में कभी कोई चिंतन चला? इंटरेक्शन प्रोसेस का उसका ऐसा है, या परसेप्टिबल जो हमको देखने में आता है वो तो थॉट देखने में आता है, लेकिन वास्तव में वो थॉट नहीं होता। जैसे मान लो कोई इंटरट्वाइंड जिसको कहना चाहिए रोप हो, कई धागों की बनी हुई और धागे के ऊपर धागा चढ़ा हुआ, या कुछ चीजें कुछ लाइट्स आपस में मिक्स हो, तो हमारी थॉट जो है कभी सिर्फ अकेली थॉट नहीं होती। चाहे वो जजमेंट हो, चाहे वो कोई आइडिया हो, उसमें इमोशंस भी मिली हुई होती हैं, मेमोरीज भी मिली हुई होती हैं, उसमें हमारी जजमेंट भी साथ में शामिल हुई होती है। तो वो टोटल सारी एबिलिटीज कोई डॉर्मेंट होती है, कोई कम क्वांटिटी में, कोई ज्यादा क्वांटिटी में। उससे ही सिद्ध होता है कि ये एक ऐसी चीज से निकल रही है जिसमें ये सब एबिलिटीज हैं। कोई व्यक्ति ये नहीं कह सकता, चाहे वो मैथमेटिकल क्वेश्चन भी सॉल्व कर रहा हो, कि उस वक्त उसकी सिर्फ एक ही फैकल्टी वो काम करती है। काम सभी फैकल्टीज करती हैं, कमोबेश करती हैं, उनमें से जो ज्यादा प्रधान होती है देखने में वो आती है और वो ट्रिगर होती है। वो हमारा जो एक स्टिमुलस होता है उस थॉट को ट्रिगर करता है, चाहे वो एक्सटर्नल स्टिमुलस हो, चाहे वो माइंड की अपना ही स्टिमुलस हो, वन थॉट स्टिमुलेटिंग अनदर थॉट। लेकिन बिना स्टिमुलस के थॉट नहीं चलता। प्रोसेस उसका ये है कि वो स्टिमुलस होता है। जैसे अभी आपने मेरे से क्वेश्चन पूछा, जो मैंने कहा वो एक स्टिमुलस था, उसने आपके माइंड में वो प्रोसेस स्टार्ट कर दिया, देन यू मेड द क्वेश्चन। तो स्टिमुलस इज ऑलवेज देयर, और वो स्टिमुलस जो है वो हमारे सारे मैकेनिज्म को, सारे जो फैकल्टीज को वो स्टिमुलेट करता है। ये प्रोसेस है। आप कुछ और कहना चाहते हो? इफ आई हैव अंडरस्टूड योर क्वेश्चन। आपने ठीक समझा। नाउ वी विल हैव टू गो इन मोर डिटेल्स। साउंड और लाइट वेव की अपनी अपनी फ्रिक्वेंसीज हैं, तो इसी तरह से माना जा सकता है कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है इसकी भी अपनी एक फ्रिक्वेंसी है, और जो व्यक्ति हैं जैसे योगी है, कामी है, क्रोधी है, इनकी भी अपनी एक फ्रिक्वेंसी है। तो योगी जब योग लगाता है तो उसकी फ्रिक्वेंसी उससे मैच करती है और वो वेटलेसनेस वगैरह का अनुभव करता है। क्या इस पर कोई कॉन्सेप्ट हो सकता है? इस पर कि ये फ्रिक्वेंसी वगैरह जैसे मैच कर सकती है कि एक बॉडी, हमारी बॉडी की कोई फ्रिक्वेंसी है जो ग्रेविटेशन फोर्स से अट्रैक्ट करती है योग के अंदर, और हम योग के अंदर वेटलेसनेस का अनुभव करते हैं, जिसे हम हल्कापन कहते हैं। क्योंकि हमने कुछ सुना हुआ है, हमने सुना हुआ है कि कुछ योगियों के बारे में, जैसे शंकराचार्य के बारे में मिसाल दी जाती है कि वो जब शास्त्रार्थ करने गया तो उड़ के चला गया। तो ये पॉसिबिलिटी ऐसे तो लॉजिकली समझ नहीं आती, पर रेजोनेंस के बात पे थोड़ा सा हमको आइडिया लग सकता है कि हाँ, उसकी अगर फ्रीक्वेंसी मैच करती है तो वेटलेसनेस का अनुभव कर सकता है। इस पर कुछ आइडिया आपका? शंकराचार्य उड़ के जो चला गया वो बॉडी सहित उड़ के नहीं चला गया, वो सोल उड़कर चली गई। और सोल पर ग्रेविटेशन इफेक्ट नहीं करती है, क्योंकि सोल नॉन फिजिकल है। ग्रेविटेशनल फोर्स इफेक्ट करती है फिजिकल चीजों पर। तो सोल चूंकि नॉन फिजिकल है वो तो उड़ के जा सकती है। बाकी जहां तक फ्रीक्वेंसी की बात है या इंटेंसिटी की बात है, वो हर एक सोल की अलग अलग होती है। कोई भी जो एनर्जी हो उसकी एनर्जी की अपनी अपनी वो इंटेंसिटी या फ्रीक्वेंसी तो होती है, तो उसका बॉडी से कनेक्शन नहीं है। लेकिन जब हम बॉडी से डिटैच होते हैं तो हल्कापन जो हम महसूस करते हैं वो इस वजह से कि बॉडी पर तो ग्रेविटेशन इफेक्ट करती है। जब हम बॉडी से डिटैच हो जाते हैं, सोल उससे उपराम हो जाती है, तो नेचुरली वो वेटलेसनेस या हल्कापन, लाइटनेस जिसको कहा जाए, वो महसूस करती है। लेकिन वो लाइटनेस सिर्फ इस वजह से महसूस नहीं करती कि वो बॉडी से डिटैच्ड है, बल्कि इस वजह से भी करती है कि वो मेंटली रिलैक्स्ड है। वो साइकोलॉजिकल वेटलेसनेस भी होती है। कई व्यक्ति कहता है कि आज मेरा मन बहुत भारी है। मन बहुत भारी है, शरीर में शायद वो बेचारा
वो तीली पहलवान ही क्यों ना हो, बहुत पतला सा क्यों ना हो, और वो कोई व्यक्ति हो सकता है कि भाई शरीर से बहुत भारी भरकम हो और मन में कहे कि आज मेरा मन हल्का है। तो मन का शरीर से एक अलग कंसेप्ट है कि मन का हल्का होना साइकोलॉजिकल मेंटल एक उसकी स्थिति विशेष है। तो वो जो हम बॉडी से डिटैच होते हैं, बॉडी से डिटैच होते ही तब हैं जब हम वर्ल्ड से विथड्रॉ कर लेते हैं और हमारा माइंड हल्का होता है, तो उस वजह से भी हमें हल्कापन महसूस होता है, ऐसा मेरा कहना है। रशियन साइंटिस्ट जो हैं डिफरेंट फील्ड्स के, आप जानते हैं कि साइंस के बहुत सारे फील्ड्स हैं, बहुत सारे डिसिप्लिन हैं। तो बहुत से लोग तो जो हम खास करके जो सोल का कॉन्सेप्ट बताते हैं, वो हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी वगैरह की बात सुनकर, सोल की लोकेशन की बात सुनकर वो ठीक समझते हैं कि भाई वो यहाँ हो सकती है सोल, और फिर मेडिटेशन की बात को भी वो एक्सेप्ट करते हैं क्योंकि आजकल ये साइंटिफिकली वेरीफाइड है, खासकर मेडिकल साइंस के कारण से इन चीजों को ठीक समझते हैं। फिर जहां तक इमोशंस की बात है कि वो इमोशंस हमारी कैसे रिलैक्स होती हैं, उसको भी वो ठीक मानते हैं। और जो कई बातें हैं वो उस गहराई में उनसे अभी तक डिस्कस नहीं हुई। वो हमारे कॉन्सेप्ट्स के बारे में सुनते हैं, जानते हैं, उन्होंने भी कोई ज्यादा कमेंट्स नहीं दिए, लेकिन पहले जो हमेशा ये कोशिश रहती है कि थोड़ा नजदीक आए, ऐसा ना हो कि वो टूट जाए। तो पहले जब वो नजदीक आते हैं प्यार प्रेम से, स्नेह से, कि ये अच्छे लोग हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, समाज का बेहतरी का काम कर रहे हैं, उनका एटीट्यूड साफन होता है, तो फिर वो ये बातें सुनते हैं, अपने विचार देते हैं। तो अभी तो इस प्रकार का प्रारंभ हुआ है और उनकी जो अपनी मीटिंग्स होती हैं, कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, सेमिनार्स होते हैं, उसमें बुलाते हैं। अभी भी वहां पर एक जो हाईएस्ट इंस्टीट्यूट है मॉरल वैल्यूज के बारे में, तो उनको लगता है कि मॉरल वैल्यूज के बारे में हम जो कुछ कहते हैं वो बहुत अच्छा कहते हैं। उसमें साइंटिस्ट भी हैं, दूसरे लोग भी हैं, डिफरेंट फैकल्टीज से, डिफरेंट डिसिप्लिन से हैं। साइंस एंड एथिक्स का भी क्वेश्चन आता है तो साइंस के भी रिप्रेजेंटेटिव उसमें होते हैं, पॉलिटिक्स के भी होते हैं, इकोनॉमिक्स के भी होते हैं। तो जब वो एथिक्स की, मोरालिटी की बात करते हैं तो हर एक फील्ड के लोगों को बुलाते हैं, लेकिन उनमें से एक्सपर्ट हम लोगों को समझते हैं कि हम हर एक के बारे में उनको फायदे की चीज बता सकते हैं। तो इस इंस्टीट्यूशन का ये प्रेस्टीज तो है वहाँ कि अगर मॉरल वैल्यूज की बात जाननी हो, मेडिटेशन की बात जाननी हो, सिंसियरिटी है, ऑनेस्टी है, अगर किसी लोगों में हो, हाई कैरेक्टर के लोग हैं, तो वो ये हैं। इससे फायदा हो रहा है कि वो नजदीक हमारे आते हैं। उसमें कई एकेडमिशियंस जो हैं वो नजदीक में आते हैं, हेल्प करते हैं, कोई काम हो, गवर्नमेंट से भी हो, उसमें भी हो, तो हेल्प करते हैं। ऐसा है, ये यहाँ कुछ कहना इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक या दैट इज व्हाट आई वाज। यहाँ भी एक भाई कुछ कहना चाहते हैं। पॉलिटेक्निक, आई एम बेसिकली एमई इलेक्ट्रिकल, working at Ahmedabad RC Technical Institute. So there is a bigger problem for government also. I am working in industrial interaction. So my students will get better job in industry. तो ये रिसर्च जो इम्प्लीट हो रहे हैं और जिसके जो साइंटिस्ट है, टॉप साइंटिस्ट वर्ल्ड के, वो भी बिलीव करते हैं गॉड में कि आउट ऑफ द यूनिवर्स कोई ऐसी पॉइंट ऑफ एनर्जी। दूसरा जो वेदांती लोगों ने जो भाव उठाया इसको कि ये सारा जगत एक ही वो ब्रह्म का तत्व का रूप है और ये सारी शक्तियां परमात्मा की इस विश्व में फैली हुई है, इसमें क्या कंट्रीब्यूशन माना हमारा ज्ञान इस तरीके से सिद्ध हो सकता है या फिर उसमें कुछ त्रुटियां हैं? ये ग्रैंड यूनिफाइड थ्योरी की बातें हैं। वो जो यूनिफाइड थ्योरी है वो मेटीरियलिस्टिक थ्योरी है। उसके आधार से मैटर बेसिकली एक है या एनर्जी बेसिकली एक है, ये उसकी डिफरेंट वेरिएशंस हैं, वेरियस फॉर्म्स हैं, उस लिहाज से ठीक है, हो सकता है। अभी जितना वो सिद्ध किया है उन्होंने या आगे सिद्ध करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो स्पिरिचुअल एनर्जी से डिफरेंट है। अभी वो जो अद्वैतवाद की बात आप कह रहे थे, वो तो ये समझते हैं कि मैटर और सोल ही एक चीज है, सिर्फ उनका मैनिफेस्टेशन डिफरेंट है। लेकिन हमारा कहना यह है, बाबा का कहना यह है कि मैटर और सोल चीज ही दो अलग है। वो डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी है, वो डिफरेंट है, वो फिजिकल है, वो नॉन फिजिकल है, वो मटेरियल है, वो स्पिरिचुअल है। उसके एट्रीब्यूट्स और क्वालिटीज अलग हैं, उसके अलग हैं। उस पर और लॉज अप्लाई होते हैं, उस पर और लॉज अप्लाई होते हैं, उनका रेलम ही डिफरेंट है।
वो जो यूनिफाइड थ्योरी की कोशिश कर रहे हैं, वो जो आपने बताया भाई डिफरेंट जो फील्ड जो डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी हैं उनको यूनिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं, उस पॉइंट ऑफ व्यू से वो ठीक है, बट दैट डज नॉट प्रूव एक्चुअली दैट द सोल आल्सो बिलोंग्स टू दैट, इट इज वन ऑफ दैट यूनिफाइड सोर्सेज ऑफ एनर्जी। डायमेंशन आप मेन डायमेंशन के स्ट्रक्चर बनाते हो और अप्लाइड करते हो सारे फोर्स पे, तो सारे फोर्स मीट होते हैं 11th डायमेंशन मींस बियॉन्ड दिस यूनिवर्स। अच्छा, और वो अल्ट्रा है एनर्जी है 10⁻19 गीगा इलेक्ट्रॉन एंड इट इज नॉट इन प्रेजेंट इन दिस यूनिवर्स। तो ये बात हो सकती है कि परमात्मा में वो शक्ति है लेकिन वो परमा इस विश्व को चलाता नहीं, लेकिन जब उसको यूनिफिकेशन माना प्यूरिफिकेशन करने की बात आती है तो बाबा उतने कॉन्सेंट्रेशन से सारी इस विश्व पे उस अल्ट्रा एनर्जी से एक्ट करता हो। जो बाबा कहते हैं ना, जब अंतिम समय में कयामत के समय सारा आकाश मेरे नियंत्रण में होगा, मैं सारे इस यूनिवर्स को प्यूरिटी की पावर से कंट्रोल करूंगा। तो क्या ये ग्रेविटी और प्यूरिटी वगैरह ये हम कंबाइन कर सकते हैं, कुछ उसका यूनिफिकेशन बता सकते हैं? ज्यादा सोचने की जरूरत है, लेकिन मैं ऐसा समझता हूँ बाबा ने ऐसा नहीं कहा है कि उस समय सारा आकाश मेरे नियंत्रण में होता है। बाबा ये कहते हैं कि आपके योग शक्ति से प्रकृति भी शुद्ध होगी, पवित्र होगी, और बाबा ने अगर करना हो तो फिर हमारी तो बात ही नहीं है, हम योग लगाएं या ना लगाएं उसका कोई क्वेश्चन नहीं। लेकिन चूंकि हम लोगों के प्रभाव से ही प्रकृति विकृत हुई है, हमारे ही प्रभाव से फिर वो पवित्र होनी है, और दूसरा उसके कुछ नेचुरल प्रोसेसेस भी हैं, उसमें डिस्ट्रक्शन जब होती है, बहुत सारी जब एनर्जी उसमें से अनलीश होती है, वो भी प्योरिफिकेटरी पर्पस भी सर्व करती है। जमीन का क्या होता है, वायु का क्या होता है जब न्यूक्लियर फिशन होता है, तो उसमें जर्म्स का क्या होता है, या जब ये फ्लड्स आते हैं, मान लो जो आइस कैप्स मेल्ट होते हैं ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, उससे फिर क्या होता है, हमारे ख्याल में तत्व भी तत्वों को जब ये अपनी अति में आते हैं तो ये भी शुद्ध करते हैं, एक प्रकार से प्रोसेस उनका है। जैसे आप मान लो ज्यादा हीट से कई चीजों को, धातुओं को, उनके एलाइज को निकाल कर और उनको प्योरीफाई करने की कोशिश करते हैं, कई चीजों को क्रिस्टलाइज करते हैं, कई चीजों को सब्लिमेशन के प्रोसेस से ठीक करते हैं, तो वो नेचुरल प्रोसेस से भी और हमारे योग बल से भी ठीक होता है, ऐसा मैं समझता हूँ। लेकिन सवाल तो यह है कि मैटर को गॉड क्रिएट करता है या नहीं करता, शुद्धिकरण करता हो, ये सोचने की जरूरत है कि जैसे हमारे योग बल से शुद्ध होती है तो बाबा से भी शुद्ध होती होगी, देयर इज पॉसिबिलिटी, तो हम उसको एक्सक्लूड नहीं करते, लेकिन क्रिएट नहीं करता। हमारा जो मेन बात है वो यूनिफाइड एनर्जी चलो 11th डायमेंशन में होगी, लेकिन बियॉन्ड दी वो स्पेस होगी या वट एवर दिस से, लेकिन किसी भी स्टेज में, किसी भी तरह, किसी भी डायमेंशन में मैटर को गॉड नहीं क्रिएट करता, मैटर इज एटर्नल, ये भाव है। नाचीन इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस और बहुत प्रेस भी हुआ है वहाँ पर, तो मैं सिर्फ भाई साहब से ये जानना चाहूंगा कि वहाँ पर जो इंटरनेशनल साइंटिस्ट का गैदरिंग वगैरह हुआ और जो हमारे इंस्टीट्यूशन की तरफ से पेपर्स वगैरह भी आपने प्रेजेंट किए कॉन्शियसनेस के ऊपर, जो कॉपियां काफी उपलब्ध हैं हमारे लिटरेचर में और बहुत ही थॉट प्रोवोकिंग है, बहुत अच्छे हैं, तो उसके बारे में भाई साहब का क्या है जिससे कि हम लोग भी अपने अपने भाषणों वगैरह में कोट कर सकें कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के साइंटिस्ट वगैरह भी कॉन्शियसनेस के ऊपर ये विचार रखते हैं। तो जस्ट भाई साहब उसके ऊपर जरा कुछ प्रकाश डालेंगे तो अच्छा। समय तो हो चुका है, मेरा प्रस्थान होने का टाइम है, लेकिन अभी आपने कहा है और कुछ भाई पूछना भी कुछ चाहते हैं, तो पहले से मालूम होता तो हम थोड़ा और अधिक समय रखते, लेकिन अभी बात यह है कि वहां पर जो लोग आते रहे साइंटिस्ट, उनमें से कुछ नोबेल लॉरिएट भी थे, कुछ ऐसे भी हैं जो आइंस्टाइन के टाइम से चले आते थे जिन्होंने उनके साथ काम किया है। उनमें से एक साइंटिस्ट ऐसा भी है जो चांद पर गया था, खास करके उसके बाद जब हमारी पर्सनल मीटिंग्स होती हैं, सिटिंग्स होती हैं, उसमें और ज्यादा नजदीक आते हैं, वो कन्विंस होते हैं। जैसे मैं वो आपको बता रहा था कि जो चांद पर उतरा था व्यक्ति, आ जाएगा नाम ख्याल में शायद अभी बात करते हुए, तो उससे जब बातचीत हुई, वो फिजिसिस्ट है, डॉक्टरेट किया हुआ उसने, तो वो इसी वजह से उन्होंने भेजा था, कुछ पैरामीटर से उन्होंने कुछ कई कारण से रिसर्च करनी थी उसने, तो उससे जब बातचीत हुई उसने थोड़ा मेडिटेशन का भी रेफरेंस दिया था, उसको लेकर मैंने उससे बातचीत की थी। छोटी सी मिसाल देता हूँ,
तो बहुत वो ऐसा व्यक्ति था कि लोग उसकी इंटरव्यू लेने के लिए आए हुए थे काफी जगह से, अखबार वाले, हर एक साइंटिस्ट भी उससे मिलना चाहता था, तो उसके पास टाइम बहुत कम था। लेकिन फिर उसको हमने भी कहा हुआ था, तो हमारे साथ वो बैठा तो उससे योग के विषय में चूंकि उसने चर्चा की थी और उसका इंटरेस्ट है मेडिटेशन के बारे में, जैसे दादी जी बता रही थी कि वो कहते हैं मेडिटेशन अच्छी चीज है, लेकिन वो हमारी मेडिटेशन की बात नहीं, वो तो अपनी बात करता था। तो हमने उससे मेडिटेशन के लिए बात वहां से ही शुरू की। आत्मा पर हम उसको ले आना चाहते थे, वो आत्मा में विश्वास अभी तक पूरा नहीं करता है। कॉन्शियसनेस के बारे में ही कॉन्फ्रेंस थी, कॉन्शियसनेस क्या है उसको वो क्वांटम थ्योरी के बेसिस पर एक्सप्लेन करने की कोशिश करते। तो अब हमने उसको कहा कि जब आप मेडिटेशन में होते हैं तो क्या करते हैं, तो उसने कहा कि मैंने कहा पहले तो आप अपने माइंड को प्रिपेयर करते होंगे, कहते हैं हाँ। कोई थॉट से प्रिपेयर करते होंगे, हाँ। तो मैंने कहा वो थॉट क्या होती है, और वो जैसे इन्होंने बताया प्रोसेस क्या है, प्रश्न था इनका, तो हमने कहा वो थॉट कहाँ से आती है, कैसे आती है, और उस थॉट के बाद फिर क्या होता है, उसका जो नेक्स्ट स्टेप है, क्योंकि थॉट समाप्त तो नहीं हो जाती, इट गिव्स राइज टू अनदर थॉट। माइंड का एक पहलू ये है कि माइंड जो हमारी थॉट्स हैं वो कंटिन्यूटी है उनमें, एक थॉट में और दूसरी थॉट में। जब हम सो के भी उठते हैं, सोने में हम समझते हैं कि शायद हमारी थॉट की कंटिन्यूटी खत्म हो गई, लेकिन फिर उठते हैं जब, तो वो जो कल की हमने, अच्छा जी अब तो हम तैयार हों, हमको ऑफिस जाना है, 8 बज गया है, हमें ऑफिस जाना है, उसके लिए तैयार होना है, तो वो जो पिछला लिंक है वो शुरू हो जाता है। तो थॉट्स में गैप नहीं होते, क्वांटिटी उसकी कंटिन्यूटी रहती है। तो उस बात को लेकर हमने जब उससे बातचीत की तो काफी वो इंटरेस्टेड हो गया, और उसको लगा कि ऐसे तरीके से किसी ने आज तक हमसे बातचीत नहीं की। इसको ये प्रोसेस का पता है माइंड में क्या होता है, ये एक ऐसा व्यक्ति है जिससे कि हमें ज्यादा कुछ मिल सकता है मटेरियल। ही वॉज इंटरेस्टेड, तो कहने लगा अच्छा फिर तो मैं भी उससे एक डायलेक्टिकल प्रोसेस जो होता है, इससे ये स्टेप बाय स्टेप उससे बात करते गए तो हमारी बात पर वो आने ही वाला था कि आत्मा नाम की चीज माननी ही पड़ेगी, उसके बिना नहीं होगा, आने वाला था। तो हमारे स्पेन की एक टीचर हैं बार्सिलोना की, मीरा बहन उनको कहते हैं, मेरी अम्मा उसका नाम है, तो अपने भारतवासियों ने उसका नाम मीरा रखा हुआ है। वो आ गई बीच में, जस्ट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम वी वर सिटिंग बोथ ऑफ अस टुगेदर टॉकिंग टू ईच अदर, देयर वाज नो थर्ड पर्सन टू इंटरफियर, बट जस्ट व्हेन वी वर गोइंग टू कम टू सम फाइनल कंक्लूजन, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम शी अराइव्ड। तो वो आ गई और वो मेरे उस तरफ बैक थी जिधर वो आई, और उसका फेस था, तो वो उससे ही कहने लगी कुछ, तो उसका अटेंशन थोड़ा डाइवर्ट हुआ। पहले वो सोच रहा था, यस यू आर राइट, दिस शुड हैपन, सो व्हाट डू यू वांट टू से नेक्स्ट। पहले तो काफी सोच रहा था वो। अब वो बीच में आ गई तो उन्होंने उससे बात करनी शुरू की। बात करनी शुरू की तो उन्होंने कहा कि सब बुला रहे हैं, तो मैंने समझा कि उनको दादी जान की बुला रही है। दादी जान की भी वही थी, शायद उनकी अपॉइंटमेंट थी और मैं इनको रोक के बैठा हुआ हूँ, तो ये अच्छा नहीं है, वो मेरी सीनियर सिस्टर हैं और मैं उनसे रोक लूं, उनका अपना इम्पैक्ट है, तो ये उसके पास जाएं तो बेटर होगा। तो मैंने कहा कि परहैप्स यू हैव एन अपॉइंटमेंट एंड यू वुड लाइक टू गो, सो लेट अस फिनिश हियर, सो देन वी कम्युनिकेट सम टाइम। तो बोला नो यू कंटिन्यू। तो मैंने सोचा कि जाके कहेगी कि जगदीश भाई बैठा हुआ है, दादी जानकी को मेरी रिपोर्ट करेगी, तो ये ठीक नहीं होगा। तो मैंने कहा उसको नो शी इज आवर सीनियर सिस्टर, शी इज ए ग्रेट योगी, आई वुड प्रेफर दैट यू बेटर मीट हर, वी कैन मीट सम अदर टाइम। दूसरा तो और टाइम था भी नहीं, लेकिन मैंने इस वजह से उसको कहा कि आप उनसे मिलो, वो बेटर रहेगा। वो बार बार मुझे कहे नो आई एम एंजॉयिंग इट, आई एम मोर इंटरेस्टेड इन दिस, आई मीट सम अदर टाइम एंड आई कंटिन्यू दिस टॉक, और मैं उसको इंसिस्ट करूं कि नो यू बेटर गो एंड मीट हर। तो बाद में मालूम पड़ा, बाद में मीरा बहन से जब बात हुई, उन्होंने कहा कि दादी जानकी से कोई अपॉइंटमेंट नहीं थी, वो तो हमारी जो वर्कशॉप चल रही थी उस वर्कशॉप में लोग उसको याद कर रहे थे, दे वर मिसिंग हिम, तो वर्कशॉप थी उनकी, तो हम लोगों ने टाइम अलग से निकाला था, लेकिन वो बात वहीं रह गई।
फिर उन्होंने कहा कि आई विल राइट टू यू अबाउट दिस एंड वी वांट टू डिस्कस इट, वेयर यू कैन बी फाउंड, वेयर विल यू बी देयर, जब आप मिलना चाहें। तो मैंने उसको बताया भाई आई एम इंडिया बेस्ड, यू कैन कम सम टाइम टू न्यू दिल्ली और टू माउंट आबू। तो कहने लगा मैं कभी आऊंगा। फिर मैंने कहा आप चिट्ठी लिखना इस बात के, जहां तक हुई है उसे आगे कंटिन्यू रखेंगे। तो उसने कहा कि मैं चिट्ठियां ज्यादा नहीं लिखता, मैं आलसी आदमी हूँ, चिट्ठियां नहीं लिखता, फैक्स भेजता हूँ, फैक्स। तो फैक्स भेज देना। तो उसने हमारा फैक्स नंबर पूछा, मेरा पुराने जमाने का फैक्स है, कभी आता है कभी नहीं आता। अब अपनी मर्जी से चलता है, इंडिपेंडेंट है वो, जैसे हमारा देश इंडिपेंडेंट है वैसे ही वो है। तो मैंने कहा फैक्स भेज देना, तो उसके बाद फैक्स भी नहीं आया। अब हमारे फैक्स मशीन ने नहीं लिया या उसका आया नहीं, मैंने भी नहीं लिया, तो मैं भी अपना बिजी रहा। तो बाद में हमारी जो बातचीत होती है, ऐसे ही एक साइंटिस्ट है जो एक्सपेरिमेंट कर रहा है बिटवीन बेंगलोर एंड मैक्सिको, कि मैंने जो यहाँ थिंक किया, मेरा थॉट बेंगलोर में फलां व्यक्ति को मिला कि नहीं मिला, उसके उसने काफी एडवांस्ड एक्सपेरिमेंट्स कर लिए हैं, उससे काफी बातचीत हुई। ही वॉज वेरी मच इंटरेस्टेड। पहले भी बात हुई थी उससे, बाद में हम एरोप्लेन में इकट्ठे आए तब भी बातचीत हुई। लेकिन मैंने बताया कि एकेडमी हमारी बने, हम कुछ लोगों को इनवाइट करें, यहाँ उनसे डिस्कस करें। तो वो उसके भी जो प्रेजेंटेशन था, जो पेपर था, उसमें सब लोग इंटरेस्टेड थे। कुछ स्लाइड्स बना के लाया था, कुछ रिसर्च जो उसने की हुई थी वो लोगों को बहुत अच्छी लग रही थी। अब ऐसा साइंटिस्ट अगर हमारी बात को मानने लगे और समझने लगे, तो वो जो बात हम नहीं कह सकते वो कह सकता है। वो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है, उसने डॉक्टरेट किया हुआ है, पहले ही उसने रिसर्च किया हुआ है, उसकी बुक्स भी छपी हुई हैं, तो उसकी अपनी क्रेडिबिलिटी है, तो वो काफी नजदीक आ गया था। लेकिन अब हमारे यहाँ ऐसा सिस्टम नहीं कि मैं उसके पास जाऊं या उसको खत दे के यहाँ बुलाऊं, या बुलाऊं तो किस ख्याल से बुलाऊं। तो जब ये एकेडमी बनेगी, ऐसे कुछ सिस्टम बनेंगे, तो ऐसे लोग जब आएंगे तो मैं समझता हूँ आगे होगा। अब यही कह के समाप्त करके शांति।